एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म। निर्माता विध्वंसक। अध्याय 2452-2462। दूसरे शहर के शांत हो जाने के बाद पुनः विश्राम का समय आया। हेफेस्ट टीम ने जल्दी से नया वीडियो और नई प्राप्त जानकारी एल्डर स्टेशन को भेज दी ताकि वे अपनी वर्तमान स्थिति को समझ सकें। खास तौर पर भेड़ियों की लड़ाई और उनके पुनर्जन्म के तरीके ने उनके दिलों को झकझोर कर रख दिया। बुजुर्ग ने वीडियो देखा और वह भी उतना ही स्तब्ध रह गया। उनकी प्रतिक्रिया भी छात्रों की प्रतिक्रिया से कम अतिरंजित नहीं थी। वह कुछ भी नहीं बोला। वह बस वीडियो को देखता रहा, उसे बार बार चलाता रहा और हर बार उसे उम्मीद थी कि आखिरी हिस्सा जो पुनर्जनन प्रक्रिया को दिखाता है वह वहां नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं था। कठपुतली ने जिस धातु मिश्र धातु का उपयोग किया था उसे वह कैसे उत्पन्न कर सकती है और पुनर्जनन सीधे कैसे संभव है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन धातु तंतुओं के साथ क्या हुआ था। उसने ये सवाल किसी से नहीं पूछे, वह तो बस अपने आप से पूछ रहा था। उसके मन में लाखों अटकलें थीं और वे उसे हेफेस्ट के छात्रों की कल्पना से भी ज्यादा भयभीत कर रही थीं। वह अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा और बोला, भेड़िया कठपुतली की क्षमताएं अजीब हैं। वे सभी अग्नि तत्वीय हमले एक नियमित क्रिम्सन एम्बर वुल्फ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वास्तविक हमलों की तरह दिखते हैं। यहां तक कि संयुक्त हमले भी उस जाति के रक्त संबंधी हमले थे। हमले का तरीका, ताकत, सब कुछ वे क्रिम्सन एम्बर वॉल्स के समान थे। एकमात्र समस्या ये थी कि ये हमले और भी ज्यादा खतरनाक थे। उन्हें ऐसे श्रापों से समृद्ध किया गया था जिन्हें कठपुतलियों के जरिए देना संभव नहीं था। हमने कुछ श्राप विशेषज्ञों से संपर्क करने की कोशिश की और उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया कि कठपुतलियों के जरिए ऐसे श्राप देने की कोई संभावना हो सकती है। वह इस स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए जोर से बुदबुदाया। अगर ये सभी रहस्य उसके लिए चिंता का विषय नहीं थे तो एक और रहस्य था जो उसके दिल को खाए जा रहा था और उसे यकीन नहीं था कि इसका क्या असर होगा। दरअसल यही बात उसे और भी ज्यादा बेचैन कर रही थी। जहां तक वह जानता था, क्रिम्सन एम्बर वुल्व्स की रक्तरेखा अन्य पशु रक्तरेखाओं की तुलना में थोड़ी अजीब थी। कोई यह मान सकता है कि क्रिम्सन एम्बर भेड़िया वंश के पिरामिड में बहुत ऊपर था और उसी झुंड में उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता वाले भेड़िए हो सकते हैं। इसके कारण एक ही झुंड या एक ही झुंड के भेड़ियों में अलग अलग स्तर की क्षमताएं होती हैं। उच्च स्तर की रक्तरेखा वाला भेड़िया अपने शरीर में अधिक मेरिडियन अनलॉक कर सकता है और अधिक क्षमताओं का उपयोग कर सकता है, जबकि निम्न स्तर वाले भेड़िए ऐसा नहीं कर सकते। इस वजह से पीढ़ियों से इन भेड़ियों का अध्ययन किया जाता रहा है और उनसे कुछ खेती की तकनीकें भी ली गई हैं। वे कठपुतलियों के निर्माण के लिए भी अच्छे मॉडल थे और जाहिर है कठपुतलियों को हमलों की नकल करने के लिए बनाया गया था। अभी बुजुर्ग को आश्चर्य हो रहा था कि सैम इन हमलों को कैसे दोहरा रहा था। अगर यह सिर्फ एक नकल थी तो ठीक था, लेकिन उन भेड़ियों के बारे में सब कुछ बहुत यथार्थवादी था, इसलिए उसने सोचा कि आंतरिक संरचना क्या हो सकती है। और वह सोच रहा था कि क्या सैम ने वास्तव में भेड़ियों के मेरिडियन नेटवर्क की नकल की और एक आंतरिक प्रणाली बनाई जो उन हमलों को बना सकती है जैसे कि वे असली भेड़ियों द्वारा किए गए थे। इसके परिणाम विनाशकारी हैं। यदि ये सच है तो सैम ने सिर्फ कठपुतलियां ही नहीं बनाई, उसने कृत्रिम जीवन रूप भी बनाए। बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और उन कठपुतलियों से निपटने का कोई तरीका सोचने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, सैम के नियमों में जाल या घात के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अगले शहर में जाल बिछाओ। उन सभी कठपुतलियों को बंद करने के लिए एक संरचना का उपयोग करें। भले ही वे कठपुतलियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हों, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे ऐसे जटिल हमले और समन्वय आत्माओं का काम हो। सैम उन आत्माओं को नियंत्रित करने और उन्हें निर्देश देने के लिए कुछ अजीब तरीके का उपयोग कर रहा होगा। आइए उस जाल के निर्माण का उपयोग करके संचार को काटें। बाहर से कोई मानसिक संचार संभव नहीं होना चाहिए। कठपुतलियों के पास दिशा निर्देश नहीं होंगे और वे आत्माओं पर काम करेंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे एक मंत्रमुग्ध आत्मा भेड़िया कठपुतली के शरीर का अधिकतम उपयोग कर सके, खास तौर पर तब जब कठपुतली असली चीज के इतने करीब हो। यह उन कमियों में से एक थी जिसे लोग तब दूर नहीं कर पाए थे जब उन्होंने पहली बार यथार्थवादी कठपुतलियों पर प्रयोग करना शुरू किया और कठपुतलियों के शरीर में प्रतिकृति मेरिडियन नेटवर्क को लागू किया। एक बार जब वे कमजोर हो गए तो आप लोग उन्हें जाल में फंसा देते हैं। केवल 5 लोग ही इसका लाभ उठा सकते हैं और उन्हें मारने के लिए दूर से हमला कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करें कि खबर बाहर लीक न हो। वह बुजुर्ग इतना ही दे सकते थे। चाहे वह कितना भी अध्ययन कर ले, वह इन सामान्यीकृत सहायता कथनों से अधिक कोई रणनीति या प्रत्युपाय नहीं बना सका। उसे शर्म भी महसूस हुई,
लेकिन शर्म से ज्यादा उसे उस द्वार पर जाकर खुद कठपुतलियों का अध्ययन करने की इच्छा हुई। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक बच्चा जिसकी उम्र कठपुतली बनाने के उसके अनुभव से कम थी, वह ऐसी चीज कैसे बना सकता है। उसका मन तुरंत सैम के हब से संभावित संबंध की ओर चला गया। उसने अपना सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं सोचा। चाहे सैम ने इसे बनाया हो या हब ने प्रायोजित किया हो, ये सच था कि सैम ही उन्हें नियंत्रित कर रहा था और उन्हें इससे निपटना था। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि उनकी नवीनतम रणनीति काम करेगी। डॉट 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 जल्द ही तीसरे शहर का समय आ गया। भेड़िया कठपुतलियां चुनौती में बताए गए समय पर ही आईं और युद्ध शुरू हो गया। छात्रों ने बड़े भाई की बात का पालन किया और एक संरचना तैयार की। उन्होंने इसे सक्रिय किया और भेड़ियों को अंदर फंसा लिया, जबकि वे सभी पांचों संरचना के बाहर खड़े होकर उनका चक्कर लगा रहे थे। विरोधियों ने फॉर्मेशन में घुसकर हमला बोल दिया। वे पीछे हटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। नीला, लाल, नारंगी आग की लपटें भड़क उठी, क्योंकि उन पांचों ने अलग अलग तरह के हमले किए। हेफेस्ट्स अकादमी की यही कमी थी, उनमें से ज्यादातर लोहार थे और उनकी ज्यादातर योग्यताएं, खासतौर पर वो जो युद्ध में ठीक से काम कर सकती थी, आग से जुड़ी थी। भले ही उनके पास द्वितीयक तत्व हो, लेकिन अगर उन्हें निर्णायक बनना था और अपने दूर के हमलों से विरोधियों को हराना था, तो उन्हें अपने अग्नि तत्व का इस्तेमाल करना पड़ता था। पांचों भेड़िए एक घेरे में खड़े हो गए। उनमें से प्रत्येक एक प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा था। उनके शरीर से आग की लपटें फूट पड़ी और उन्हें घेर लिया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उन्होंने अग्नि तत्व सम्मेलन को सक्रिय कर दिया हो। तारांकन चीखना। वे सभी एक साथ चिल्लाने लगे। उनके शरीर से आग की लपटें फैल गईं और उन्होंने एक बड़े भेड़िए के सिर की छवि बना ली। प्रत्येक भेड़िए का सिर भेड़िए के आकार से लगभग 10 गुना बड़ा था और उन सभी 5 सिरों ने पूरी संरचना को ढक लिया। ये सैनिक अवरोधक पर आक्रमण कर उसे तोड़ने का प्रयास करने लगे और दूर से किए जा रहे हमलों से भिड़ गए। भेड़ियों ने अपने हमलों में अधिक से अधिक ऊर्जा झोंकी, जबकि विरोधियों ने भी ऐसा ही किया। जैसे जैसे वे आपस में भिड़ते गए, गर्मी बढ़ती गई और इसने आसपास की हर चीज को जला दिया। बस बची हुई गर्मी इतनी तेज थी कि उनके आसपास की हर चीज पिघल गई। हेफेस्ट्स अकादमी के छात्र तुरंत पीछे हट गए, क्योंकि उनके नीचे की जमीन भी पिघलने लगी थी। लेकिन उनके और भेड़ियों के बीच संघर्ष नहीं रुका। पांचों उम्मीदवार पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इस समय ये गर्व की बात थी। वे वास्तव में सिर्फ कठपुतलियों से हारना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये शर्म की बात थी कि वे इसे पचा नहीं पाए, वह भी तब जब वे कठपुतलियां आग में उनसे मुकाबला कर रही हों। संघर्ष जारी रहा और जल्द ही बैरियर टूट गया। 5 मिनट के भीतर ही यह सब शीशे की तरह ढह गया और बिखर गया। पांचों भेड़ियों के सिर आखिरकार आजाद हो गए। वे सीधे विरोधियों पर टूट पड़े और जो संघर्ष अब तक गतिरोध की तरह था, वह अचानक कठपुतलियों की ओर झुक गया। तारांकन बूम। जल्द ही एक बड़ा विस्फोट हुआ और जब धूल जम गई, तो उसके बीच में 5 भेड़िए कठपुतलियां खड़ी थीं। वे पहले की तरह राजसी नहीं दिख रहे थे। वह धातु का फर वहां नहीं था और उनके शरीर चिकने हो गए थे और वे लाल हो गए थे, मानो वे अभी भट्टियों से निकलकर आए हों। .com के जरिए जुड़े रहें। हालांकि उनके शरीर अभी भी सुरक्षित थे। कम से कम ऐसा नहीं लग रहा था कि वे टूटे हुए थे। दूसरी ओर कठपुतलियों पर हमला करने वाले 5 लोगों की हालत ठीक नहीं थी। उनके शरीर जले हुए थे। उनके कवच, हथियार और यहां तक कि उनके शरीर की त्वचा भी पूरी तरह जल गई थी। और आसपास मौजूद हर कोई अग्नि तत्व के जहर की तेज ऊर्जा को महसूस कर सकता था जो उनके शरीर में घुस गई थी। वे आगे आकर उन पर हमला करने ही वाले थे कि तभी भेड़ियों की कठपुतलियां आगे बढ़ गईं। पहले 2 बार के विपरीत इस बार उन्होंने अपने विरोधियों को जाने नहीं दिया। 5 लाल चमक की तरह वे अपने अपने विरोधियों पर झपट पड़े और उनकी गर्दन पर काट लिया। उनकी आंखें काली रोशनी से चमक रही थीं, जिससे वे पहले से भी अधिक भयावह लग रहे थे। इस हरकत ने भी सबको चौंका दिया। यह उनके व्यवहार से अलग था। सामान्य भेड़ियों के लिए विरोधियों को काटना ज्यादा समझदारी भरा होता, लेकिन ये भेड़िए वास्तव में अपने विरोधियों को खा नहीं सकते, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन 2 मिनट के बाद भेड़िए लाशों को पीछे छोड़कर वापस गोलाकार हो गए और पक्षी कठपुतली में घुसकर वहां से गायब हो गए। एक बार फिर लड़ाई टीम की हार के साथ समाप्त हुई। उन्होंने वीडियो को वापस बुजुर्ग को भेज दिया। उसने इसका विश्लेषण करने की कोशिश की, लेकिन वह एक बार फिर इतना हैरान था कि उसके पास मौजूद सारी जानकारी को समझ नहीं पाया। भेड़िए के सिर का हमला। उसे इस बात का यकीन था, ये क्रिम्सन एम्बर भेड़ियों का खूनी हमला था। ये रक्तरेखा हमले का उच्चतम स्तर था और वे आमतौर पर इसे एक समूह के रूप में उपयोग करते हैं।
और यहाँ 5 कठपुतलियां इसका इस्तेमाल कर रही थीं। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह कैसे संभव है, लेकिन उसके पास उस सदमे में रहने की सुविधा नहीं थी। उसने जल्दी से उनके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी की जांच की और अगली रणनीति बुनने की कोशिश की। टीम के सदस्यों के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे और उन्होंने वही किया जो उन्हें बताया गया था। वे कोई भी विचार नहीं सोच पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े बुजुर्ग की बात मान ली। अगले शहर में अगली लड़ाई का समय आ गया था। इस बार भेड़ियों ने उन्हें एक और झटका दिया। उनके हमले अलग और जाने पहचाने थे। भेड़ियों में से एक ने एक भयंकर आग उगल दी जिसने सभी विरोधियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग की अपनी अलग अलग विशेषताएं थीं। यह एक निश्चित तरीके से उत्पन्न हुई, एक निश्चित तरीके से आगे बढ़ी और एक निश्चित तरीके से नुकसान पहुंचाया। और ये सभी रास्ते उनके लिए बहुत परिचित थे क्योंकि वे उन्हें स्पष्ट रूप से पहचानते थे। ये हनुमा का हमला था। दर्शकों में से एक ने चौंक कर कहा। फिर उसने एक अलग भेड़िए का हमला देखा। ये भी एक आग का हमला था, लेकिन यह आग के गोलों की एक विशाल श्रृंखला थी जो एक के बाद एक उसके मुंह से निकल रही थी। फिर एक अन्य भेड़िए ने एक अलग प्रकार का ज्वाला हमला किया। ये सब हमारे साथियों के हमले हैं। ये पिछली लड़ाई में शामिल लोगों के थे। वह व्यक्ति जो युद्ध पर कब्जा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, सदमे में जोर से चिल्लाया। 10 मिनट बाद ये हेफेस्ट टीम के लिए एक और हार थी और वीडियो को वापस भेज दिया गया। इस बार एल्डर अकेले नहीं थे। उन्होंने अपने कुछ साथियों को बुलाया और उन्हें वीडियो दिखाया ताकि वे साथ मिलकर रणनीति बना सकें। ऐसा प्रतीत होता है कि एक बुजुर्ग को कोई विचार सूझा। मुझे लगता है कि हम इस पूरे मामले को गलत तरीके से देख रहे हैं। हमें सैम की कठपुतलियों को सामान्य कठपुतलियों के रूप में नहीं आंकना चाहिए। बेशक हम इसका अनुमान लगा रहे हैं। हम उन कठपुतलियों को बहुत ही उच्च सम्मान दे रहे थे। इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम उन्हें वास्तव में कम सम्मान दें। लेकिन जब आप अपनी रणनीति पर विचार कर रहे हैं तो आप अभी भी कठपुतली निर्माण के मूल सिद्धांतों पर ही टिके हुए हैं। मुझे यकीन है जब भी आपने रणनीति बनाई होगी तो आप इस बात पर भरोसा कर रहे होंगे कि कठपुतलियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगी, क्योंकि आप कठपुतली में सिर्फ इतनी ही ऊर्जा जमा कर सकते हैं, निश्चित रूप से एक साधक जितनी नहीं। मुझे यकीन है आप भी यही मान रहे थे कि कठपुतली मास्टर होना चाहिए। भले ही वह दूर था, लेकिन आपको यकीन था कि वह उनसे जुड़ा हुआ था। क्या ये सही नहीं है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। उसने ठीक यही किया और उसने कभी रुककर उन चीजों को करने के बारे में नहीं सोचा। वे तो बस सहज प्रवृत्ति के थे। समस्या यही है, अपने मन से उन विचारों को निकाल दें और अब सोचें। मान ले कि वे सामान्य उच्च स्तरीय जानवर थे। आप उनसे कैसे निपटेंगे? आपकी टीम के सभी 5 सदस्य उन जानवरों से कमजोर हैं। आप क्या करेंगे? एल्डर की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत ड्राइंग बोर्ड पर वापस चला गया। एक नई रणनीति का जन्म हुआ। उसने रणनीति को स्पष्ट रूप से तैयार किया और उसे वापस उस क्षेत्र में भेज दिया। छात्रों ने उसे प्राप्त किया, पढ़ा और उस पर अमल किया। हालांकि उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे बहुत देर हो चुकी थी। लड़ाई शुरू हुई और एक बार फिर 5 भेड़िया कठपुतलियां आ गईं। हालांकि इस बार 5 विरोधियों ने सीधे उनसे भिड़ने की बजाय, उनसे सीधे लड़ने की बजाय कुछ उपभोग्य शिलालेख टोकन फेंके और भाग गए। उन सभी 5 ने एक ही रणनीति अपनाए और एक एक कठपुतली पर हमला किया। वे बहुत दूर नहीं भागे, बस इतना ही कि कठपुतली की इंद्रियों के अंतिम छोर पर पहुंच जाएं। 5 कठपुतलियों ने उन्हें देखा और फिर एक दूसरे को देखा, मानो वे वाकई संवाद करने में सक्षम हो। फिर वे एक एक लक्ष्य का पीछा करने लगीं। सैम जब युद्ध की शर्तें बता रहा था तो उसने सिर्फ समय, स्थान और संख्याएं बताईं। उसने कभी यह नहीं बताया कि युद्ध का मैदान कितनी दूर तक सीमित है। इसलिए इन छात्रों ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। वे भागने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीछा करने के दौरान ही उन्हें एहसास हुआ कि भेड़िए कितने तेज थे। वे उसी स्तर पर मिले किसी भी साधक की तरह तेज थे और वे लगातार भी थे। आग की लपटों से घिरे होने के कारण वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वे अग्नि समलन वाले असली भेड़िए हों। छात्रों में से एक ने कठपुतली को जंगल में फुसलाया जो बहुत दूर नहीं था। उसने पेड़ों का फायदा उठाया और तेजी से इधर उधर उछलने लगा। जब वह काफी गहराई में गया तो उसने एक कनस्तर जैसी दिखने वाली चीज निकाली और उसका ढक्कन खोला। उसमें से एक अजीब सा धुआं निकला और वह पूरे जंगल में फैल गया। बादल की गरज, बादल की गरज। दूर कोने से बहुत सी गुर्राहटें सुनाई दे रही थीं और तभी छात्र अपनी जगह पर रुक गया। भेड़िए ने भी वही किया। तारांकन स्वूश स्वूश स्वूश।
जल्द ही छात्र ने घने कोहरे के बीच से कई आकृतियां आती देखीं। जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसने और डिब्बे निकाले और उन सभी को भेड़िया कठपुतली के चारों ओर फेंक दिया। कठपुतली ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। धुआं पूरी तरह से उस पर छा गया। जो जानवर उनकी ओर आए, उनका ध्यान अचानक भेड़िए पर ही गया और उन्होंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। तारानकन गर्जना गर्जना, कई जानवर उस पर टूट पड़े। बंदर, हाथी, कुछ बाघ और पक्षियों का झुंड, सभी ने एक ही समय में भेड़िए पर हमला किया। वे संख्या में बहुत ज्यादा थे, लेकिन वे उतने मजबूत नहीं थे। दूसरे दर्जे के चरम चरण में एक सबसे मजबूत जानवर था। जैसे ही वे आए, भेड़िया कठपुतली ने लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे जानवरों की संख्या बढ़ती गई, कठपुतली में कुछ बदलाव आने लगे। उस पर काली रेखाएं दिखाई देने लगीं। उसके पंजे और मुंह काले रंग के चमकने लगे। तारानकन बूम, जैसे ही आग उगली, पहले की लाल लौ की जगह एक गहरे काले रंग की लौ निकली। दूर पेड़ पर खड़ा छात्र स्तब्ध भाव से ये सब देख रहा था। मृत्यु की ज्वाला, उसने जोर से बुदबुदाया। मौत की लपटें, भेड़ियों द्वारा छात्रों पर हमला करते समय इस्तेमाल किए गए पिछले शाप की तरह ये भी एक ऐसा शाप है जो ज्वाला से संबंधित है। हालांकि यदि पिछला हमला आग के बारे में अधिक और शाप के बारे में कम था, तो यह इसके विपरीत है। मूलतः यह मृत्यु ऊर्जा है जो ज्वाला का रूप ले लेती है और सब कुछ जला देती है। यह एक ऐसा अभिशाप था जो क्षण भर में प्रभावी हो जाता था, लेकिन जब तक पीड़ित के शरीर में प्राणशक्ति है, तब तक उसके साथ रहता था। बेशक यह अजेय नहीं था। जब तक पीड़ित आग की लपटों से बचाव कर सकता है, तब तक वे ठीक रहेंगे, और अगर उनकी सुरक्षा इतनी अधिक है कि वे उसी तीव्रता के आग के हमले को आसानी से रोक सकते हैं। हालांकि एक ही स्तर पर बहुत से लोग कठपुतलियों के हमलों को रोक नहीं सकते। ऐसा करना लगभग असंभव होगा। जानवर वही थे। आग की लपटों ने उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया और उनकी जीवटता ने उन्हें भी आग में झोंक दिया, जिससे वे जल्द ही संघर्ष करने की इच्छा भी खो बैठे। और जल्द ही पूरा जंगल आग की लपटों की चपेट में आ गया। छात्र ने दुम मोड़ी और भागने ही वाला था। उस समय भेड़िया जानवर की जलती हुई लाशों के ऊपर से छलांग लगाता हुआ हवा में ही आग का एक सघन गोला बाहर निकलता है। तारानकन स्वूश, यह एक छोटी सी गोली की तरह थी और हवा में चीरती हुई अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरती हुई निकल गई। और इससे पहले कि छात्र खतरे को भांप पाता, तारानकन बूम, गोले ने उसकी पीठ पर एक छेद कर दिया और उसी समय वह उन काली लपटों में फंस गया। भेड़िया जलते हुए जंगल में भागता रहा जब तक कि उसे उस युवक का मृत शरीर दिखाई नहीं दिया। उसने उसे जलते हुए गले से पकड़ लिया और उसे युद्ध के मैदान में घसीटता हुआ ले गया। लेकिन जब वह वहां था, तो बाकी 4 भेड़िए भी अपने अपने लक्ष्यों को घसीट रहे थे। पहले भेड़िए के विपरीत बाकी भेड़ियों को कुछ ज्यादा चोटें लगी थीं, लेकिन उनमें से कोई भी गंभीर नहीं थी। जब तक उन्होंने शवों को नीचे गिराया, तब तक वे दरारें और घाव पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। उन्होंने जली हुई लाशों को वहीं फेंक दिया और अपनी पक्षी कठपुतली सवारी में चले गए। कहने की जरूरत नहीं कि यही वह समय था जब छात्रों ने उम्मीद छोड़ दी थी और धरती पर बाकी लड़ाइयां भी कठपुतलियों की जीत थी। इससे बुजुर्गों को उन कठपुतलियों का नमूना लेने में असमर्थता हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे ही सैम पोर्टल से बाहर निकला, उसे एक ऐसे दृश्य का सामना करना पड़ा जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। लिंग तियान द्वार से कुछ ही फीट की दूरी पर खड़ा था और उसके पीछे हेफेस्ट अकादमी के 4 बुजुर्ग थे। 10 मिनट बाद जुआरी अकादमी के स्टेशन में और लिंग तियान के निजी तंबू में। सैम टेबल के एक तरफ लिंग तियान के बगल में खड़ा था, दूसरी तरफ हेफेस्ट अकादमी के 4 बुजुर्गों का सामना कर रहा था। चारों बुजुर्गों ने सैम को ऐसे देखा जैसे वह मांस का टुकड़ा हो। सैम ने उनकी निगाहों में इच्छा महसूस की। ये लगभग कामुक था। उसे हर जगह खौफनाक चीजें महसूस हुईं और उसने घृणा से उनकी ओर देखा। तुम लोग क्या चाहते हो? लिंग तियान ने ठंडी निगाहों से उनकी ओर देखते हुए पूछा। दोनों बुजुर्ग और सैम उसके रवैये से थोड़े हैरान थे। लिंग तियान अपनी सारी शक्ति के बावजूद एक पेशेवर रवैया बनाए रखने के लिए जाना जाता है। उसके लिए ऐसी असभ्य भाषा का उपयोग करना अजीब था। हमें सैम से बात करनी है, एक सौदे के बारे में। सौदा? सैम ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ पूछा। हाँ, हम हेफेस्ट अकादमी और गैम्बलर अकादमी के बीच प्रौद्योगिकी आदान प्रदान की तलाश कर रहे हैं, विशेष रूप से कठपुतली से संबंधित प्रौद्योगिकी। मुझे खेद है, लेकिन यदि आप उस तकनीक की तलाश कर रहे हैं जिसे आपने अब तक की लड़ाइयों में देखा है, तो आप गलत जगह पर हैं, या मुझे कहना चाहिए, आपने गलत सौदा किया है। वह तकनीक गैम्बलर अकादमी की नहीं है। इससे पहले कि वे पूरा प्रस्ताव रख पाते, लिंग तियान ने जवाब दे दिया। लेकिन यह आपके छात्र के हाथ में था।
बुजुर्गों ने असमंजस में पूछा। किसी कारणवश वे इसे समझ नहीं पाए। हाँ, बिल्कुल, ये हमारे छात्रों में से एक का है और गैम्बलर अकादमी में हमें अपने छात्रों की उपलब्धियों को चुराने की आदत नहीं है। एक निश्चित अकादमी के विपरीत जो लंबे समय से इस काम के लिए जानी जाती थी। बुजुर्ग का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, लिंग तियान, भले ही तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली हो, फिर भी तुम मुझसे कनिष्ठ हो, इसलिए व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना बंद करो और एक बड़े व्यक्ति जैसा शिष्टाचार दिखाओ। मैं यहाँ एक गंभीर सौदे की बात कर रहा हूँ। मैं भी गंभीरता से बात कर रहा हूँ। तकनीक हमारे हाथ में नहीं है और आपकी अकादमी के विपरीत हमारे छात्रों की संपत्ति पर बड़ों और प्रशासन का कोई अधिकार नहीं है, भले ही उन्होंने अकादमी से प्राप्त संसाधनों का उपयोग करके ऐसा किया हो। बुजुर्गों ने गहरी सांस ली और सैम की ओर मुड़े। ठीक है, तो फिर हम उससे सीधे निपटेंगे। सैम, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, मुझे नहीं पता कि तुमने उसे कहां से प्राप्त किया, लेकिन वह ऐसी चीज नहीं थी जिसे तुम जैसे आदमी के लिए खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम इसे हमारे साथ बदल लो। प्राप्त कर लिया। सैम ने वाक्य के उत्तरार्ध में छिपी धमकी पर ध्यान नहीं दिया, वह शुरुआत में ही अटक गया था। हाँ, आप मुझसे यह उम्मीद नहीं करते कि मैं यह मान लूं कि आपने ये कठपुतली तकनीक खुद बनाई है ना? ये या तो ईश्वरीय विरासत होनी चाहिए या फिर आपके मालिक से आनी चाहिए, लेकिन किसी भी तरह से आपको इस तरह की तकनीक को अपने नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए, और निश्चित रूप से इस पर एकाधिकार नहीं है। तो तुम मुझ पर एक उपकार कर रहे हो? सैम ने पूछा और अपनी बाहें क्रॉस करके अपनी सीट पर पीछे झुक गया। वास्तव में हम हैं। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप लिंग तियान से पूछ सकते हैं। आपकी तकनीक अकादमियों के शक्ति संतुलन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है और यह जल्द ही दैवीय और ईश्वरीय युद्ध क्षेत्रों में फैल जाएगी। यह आपके लिए ऐसी समस्याएं लेकर आएगी जिन्हें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। सैम ने भौहें उठाईं और लिंग तियान की ओर मुड़ा। लिंग तियान ने बस सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, क्या मुझे गैम्बलर अकादमी के लिए अपनी तकनीक बेचने की जरूरत है? नहीं, सैम, कम से कम मैं तुमसे ऐसा नहीं पूछ सकता। यदि तुम इस तकनीक को बेचने का फैसला करते हो तो ये तुम्हारा अपना निर्णय होगा। गैम्बलर अकादमी की ओर से कोई दबाव नहीं होगा। तुम मेरी बात मानो। सैम ने सिर हिलाया और बुजुर्गों की ओर मुड़ा। भाड़ में जाओ। बड़े बुजुर्ग हैरान रह गए। तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने एक भी शब्द और कहा तो मैं तुरंत अगले क्षेत्र में चला जाऊंगा और आपके छात्रों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगा। तुम खूनी। बुजुर्गों में से एक हारने वाला था, लेकिन एक अन्य बुजुर्ग ने उसे रोक दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने कहा, एक शब्द भी नहीं। तुमने इसे तोड़ दिया। आगे वाले बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, सैम, तुम्हारे और मेरे बीच वास्तव में कोई मतभेद नहीं है। ये हमारे अलग अलग पदों के कारण है और हम कई बातों पर एकमत नहीं होते। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये वास्तव में तुम्हारे भले के लिए है। चाहे भेड़िया कठपुतलियां हो या बग कठपुतली जो आपने मरे हुए लोगों के लिए इस्तेमाल की थी, दोनों ही ऐसी चीजें नहीं थी जो अस्तित्व में होनी चाहिए। कम से कम अभी के लिए तो नहीं। आपके लिए इसे बनाना एक बात है, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल उन मामलों में करना शुरू कर दिया जो अकादमियों को बहुत परेशान करते हैं। विश्व विजय कोई ऐसी बात नहीं है जिसे अन्य अकादमियां हल्के में लेती हैं। अभी आप सिर्फ एक संवेदनशील स्थिति का फायदा उठा रहे हैं और देर सवेर अन्य अकादमियां आपसे इसका बदला वसूल लेंगी। मुझे यकीन है कि ऐसी स्थिति में आपको एक दुश्मन कम मिलेगा। अपनी कुछ तकनीकें हमारे साथ साझा करें और हम आपको एक ऐसा सौदा देंगे जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इसके अलावा आप हेफेस्ट्स अकादमी या उसके छात्रों के दुश्मन भी नहीं रहेंगे। हम कभी भी ज़्यूस अकादमी के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे जब वे आपके खिलाफ आ रहे थे। इस पर विचार। वे मुड़े और चले गए। सैम को फिर से उनसे ये कहने का मौका भी नहीं मिला कि वे चले जाएं। वह लिंग तियान की ओर मुड़ा और पूछा, तो वह क्या था? यह एक तरह का छुपा हुआ नियम था। जब भी किसी को कोई बहुत महत्वपूर्ण बात पता चलती है तो वह हमेशा उसे किसी और के साथ साझा करता है। या तो ये किसी लाभार्थी सौदे के बहाने किया गया होगा या फिर यह कुछ सहयोगियों और कुछ तटस्थ दलों के साथ किया गया होगा। ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी अकादमी इस जगह के पदानुक्रम को बहुत अधिक प्रभावित न कर सके। कुछ हद तक आप और आपकी तकनीक की तरह यह एक परंपरा और एक अलिखित नियम बन गया है। ये सुनिश्चित करने के लिए है कि अन्य सभी अकादमियां एक साथ मिलकर उस एक अकादमी को जलाकर राख न कर दें।
लेकिन आपने कुछ ऐसा लाया है जो इतना क्रांतिकारी है, लेकिन आप इसे साझा नहीं कर रहे हैं। यह मेरे जीवन में सुनी गई सबसे मूर्खतापूर्ण बात थी। पहली और दूसरी, क्या आपको लगता है कि हर कोई आपकी तरह अराजकता में फलता फूलता और आनंद लेता है? यहाँ स्थापित ये अकादमियां एक पर्यवेक्षित प्रतिस्पर्धा के तहत स्थिर विकास का लक्ष्य रखती हैं। आप अपने लिए जो भी कहना चाहें कहें, लेकिन मुझे इस विकृत प्रथा में कुछ समझदारी नजर आती है। लेकिन मैं अभी भी अपनी कठपुतलियां नहीं बेच रहा हूं, कम से कम अभी तक तो नहीं। हाँ, कुछ हद तक समझ में आ गया, लेकिन आप सावधान रहें। हर कोई हेफेस्ट अकादमी की तरह सीधे कदम नहीं उठाता। ऐसे लोग होंगे जो बस आएंगे और बल का उपयोग करके इससे निपटेंगे। हाँ, वे कोशिश कर सकते हैं। मैं दूसरी श्रेणी की बाहरी दुनिया में रहूंगा और तुम यहाँ स्टेशन पर रहोगे। मैं देखना चाहता हूं कि वे मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं। लिंग तियान ने आह भरते हुए कहा। बस वहां सावधान रहना सैम। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कह सकता हूं। धन्यवाद। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फिलिप किस दायरे में है? मैं उसका काम जल्दी ही पूरा करना चाहता हूं। लिंग तियान ने एक बार फिर से आह भरी, इस बार थकावट में। उसने फिर भी सैम को फिलिप का स्थान बता दिया और सैम अपने मित्र को खुश करने के लिए चला गया। रास्ते में वह स्थिति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका सोच रहा था। अगर यह पूरी तरह से युद्ध उन्मुख स्कूल होता तो यह ठीक था। फिलिप को बढ़ावा देना आसान होता, लेकिन यार एक औसत दर्जे का फौजिन कौशल वाला लड़ाकू है जो लोहारों के स्कूल में फंस गया है। इसलिए सैम को इस परेशानी से निपटने का एक चतुर तरीका खोजना पड़ा। वैसे भी उसने फिलिप को पहले से ही कई परिदृश्य दिए थे ताकि वह उनके लिए तैयारी कर सके, और वह निश्चित रूप से इनमें से किसी एक को चुनकर इसे पूरा कर सकते थे। इसलिए उसने कृपापूर्वक हेफेस्ट के छात्रों को एक संदेश भेजा और अपनी अगली विजय यात्रा शुरू की। यह पहले की तुलना में बहुत तेज थी। वह अधिकांश शहरों से भागता रहा जब तक कि आखिरी शहर में उसने फिलिप को पकड़ नहीं लिया। सैम के इनकार से निराश हेफेस्ट के बुजुर्ग जब युद्ध का दृश्य देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। उन्हें नहीं पता कि फिलिप ने यह कैसे किया, लेकिन उसने ऐसा जरूर किया जिससे आखिरी शहर लगभग बराबरी पर आ गया। बुजुर्गों को खबर मिली और उन्होंने युद्ध के फुटेज देखे ताकि समझ सके कि फिलिप ने यह कैसे किया, और वे ये देखकर दंग रह गए कि यह कितना आसान था। फिलिप की रणनीति सरल और सीधी थी। उन्होंने सबसे स्पष्ट और यहां तक कि एक ऐसी रणनीति का उपयोग किया जो पहले की टीमों द्वारा पहले से ही इस्तेमाल की गई थी। ऊर्जा खपत। वह कठपुतली को नीचे गिराने से पहले उसकी सारी ऊर्जा समाप्त कर देना चाहता था। पिछले समूहों में से एक की तरह उसने कठपुतली को एक अलग दिशा में बहकाया, लेकिन उसने कठपुतली से निपटने के लिए आसपास के जीवों को बहकाने जैसी बेवकूफ़ी भरी रणनीति का इस्तेमाल नहीं किया। उसने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि सैम ऐसी स्पष्ट योजना के लिए कोई आकस्मिकता नहीं रखेगा। यदि उन्होंने सैम के 7 वर्षों की मित्रता से कुछ सीखा है तो वही ये कि सम्मेलन को खिड़की से बाहर फेंक देना चाहिए। इसलिए सबसे पहले उसने भेड़िए को लुभाने और उसे भागते रहने पर ध्यान केंद्रित किया। भेड़िए ने उसका पीछा किया। हालांकि वह फिलिप की तरह लगातार उड़ नहीं सकता था, फिर भी वह इतनी ऊंची छलांग लगाने में कामयाब रहा और कुछ बार लंबी दूरी के हमलों से लगभग उसे मार गिराया। फिलिप को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कठपुतली कितनी तेज थी। अगर वह अपनी अधिकतम गति का इस्तेमाल करता तो वह आसानी से इसे हरा सकता था, लेकिन उसे नहीं पता कि वह इसे लंबे समय तक बनाए रख पाएगा या नहीं। उसने सोचा कि पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें। इसलिए उसने कठपुतली को हुक पर रखा और उसे हिलाया। उसने केवल दूर से ही हमला करके जवाब दिया। बेशक फिलिप इस खेल को जितना संभव हो सके उतना लंबा खींचने की उम्मीद नहीं कर रहा था। अगर पीछा पूरे दिन चलता रहा तो ये जीत बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए उसने पहले से ही कुछ जाल तैयार कर लिए थे। उसने हब का इस्तेमाल करके कुछ डिस्क तैयार की जो कठपुतली को फंसा सकती थी, और उसने उन्हें भेड़िए के रास्ते में गिरा दिया। भले ही भेड़िया ताकतवर हो और उसकी इंद्रियां बहुत अच्छी हों, फिर भी वह सभी आश्चर्यजनक जालों से बच नहीं सकता था, और ज्यादातर जाल बर्फ तत्व के थे। फिलिप का तर्क सरल था, अगर भेड़िया कठपुतली अग्नि तत्व का उपयोग कर रहा है तो वह बस इसके विपरीत का उपयोग करेगा। इसलिए नहीं कि यह उसे धीमा कर सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से भेड़िया को अधिक ऊर्जा खर्च करने के लिए मजबूर करेगा। इसके अलावा बर्फ का क्षेत्र हमेशा प्रतिबंधात्मक था और भेड़िए को कुछ समय के लिए आगे बढ़ने से रोकता था। फिलिप ने इस मौके का फायदा उठाया और भेड़िए पर हमला करने के लिए अपने दूर से किए जाने वाले हमलों का इस्तेमाल किया। वे बहुत शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन इतने शक्तिशाली थे कि भेड़िए को खुद को स्थिर करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे उसे एक और हमला करने का मौका मिल गया।
अधिक सामग्री का अनुभव करें। और लड़ाई लंबी खींचती चली गई। फिलिप ने एक बार भी निर्णायक चाल चलने की कोशिश नहीं की, न ही उसने कठपुतली को पकड़ने के लिए ऊपर से हमला करने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई लंबी होती गई, इसने आश्चर्यजनक रूप से कठपुतली को धीमा कर दिया। यह थोड़ा धीमा और क्रमिक था, लेकिन ये काम हो गया। फिलिप ने अंततः भेड़िए की धातु की सतह पर एक गहरा घाव देखा। एक बार जब उसने ये देखा, तो उसे लगा कि उसे इस पर दोगुना जोर देना चाहिए। हमले लगातार जारी थे और उसे लगभग यकीन था कि वह जीत सकता है। जब तक तारांकन स्वूश स्वूश बूम, उसने 4 अन्य भेड़िया कठपुतलियों को अलग अलग दिशाओं से अपनी ओर आते देखा। लानत है, उसने गाली दी और एक क्षण भी इंतजार नहीं किया। वह भाग गया। ऐसा करते हुए उसे आश्चर्य हुआ कि सैम ने इन कठपुतलियों को कैसे बनाया। वे दूसरे दर्जे के शिखर पर एक साधक के समान मजबूत थे, और फिलिप अभी दिव्य तलदीक्षा के मध्य चरण में ही है। वह ये समझ नहीं पा रहे थे कि निम्न स्तर का व्यक्ति ऐसी चीज कैसे बना सकता है जो उच्च स्तर के व्यक्ति को चुनौती दे सके, वह भी ऐसा जो अपने आप में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। और यदि वह सैम को अच्छी तरह से जानता हो, जिसके बारे में उसे विश्वास था कि वह जानता है, तो उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता था। ये लोग बर्बाद हो गए हैं। फिलिप ने यही सोचा, क्योंकि वह सैम को लंबे समय से जानता था और उसने एक बात देखी थी कि सैम अपने दुश्मनों पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी और निर्णायक तरीके से हमला करता था। वह कभी भी अपने दुश्मनों को बिना किसी अच्छे कारण के जिंदा नहीं रहने देता था। और अधिकतर ऐसा हुआ कि बड़े पैमाने पर खेती के काम ने उन्हें कभी नहीं रोका। लेकिन जब से वे अकादमी दायरे में आए, सैम ने अपनी प्रत्यक्ष हत्या को सीमित कर दिया था और अपनी विस्तृत योजनाओं पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया था। हब सिक्का घोटाला, ज्वलंत खोपड़ी। उसकी हरकतें बहुत अधिक निष्क्रिय थीं, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा था। ये कठपुतलियां कोई मजाक नहीं है। शायद सैम को यह एहसास हो गया था कि उसके पास अकादमिक क्षेत्र, उसके छात्रों और उन छात्रों के पीछे की सभी ताकतों के सभी विरोधियों से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। अब जब उसने इन कठपुतलियों को देखा तो उसे चिंता हुई कि अब वह आगे क्या लेकर आएगा। खैर, चूंकि फिलिप ने लड़ाई छोड़ दी और हार मान ली, इसलिए यह टीम के लिए नुकसानदायक था। बुजुर्गों ने पूरा वीडियो देखा और दंग रह गए। इसका कोई मतलब नहीं है। हमने पहले भी इन कठपुतलियों पर बर्फ के डोमेन को रखने की कोशिश की थी, लेकिन वे काम नहीं आए। इस आदमी ने ये कैसे किया? एक बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा। ये सभी बुजुर्ग इतने मूर्ख नहीं थे कि उन्हें यह न पता हो कि इन कठपुतलियों के खिलाफ क्या स्पष्ट हमला होना चाहिए। उन्होंने सभी तरह की तरकीबें अपनाई, लेकिन उनमें से कोई भी कारगर नहीं हुई। शायद हमें उनसे सीधे पूछना चाहिए, अपना ही सिर फोड़ने से क्या फायदा? एक बुजुर्ग ने कहा, और बाकी सभी ने भी इस बात पर सहमति जताई। वे वाकई थके हुए महसूस कर रहे थे। संदेश भेजा गया, अगला शहर छोड़ दिया गया, जबकि बुजुर्गों ने फिलिप से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। जानकारी मिली और वे ये जानकर आश्चर्यचकित थे कि फिलिप द्वारा इस्तेमाल किया गया बर्फ का क्षेत्र थोड़ा अलग था। ये वास्तव में हब के आविष्कारों में से एक था। डोमेन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संरचना डिस्क एक आत्मा से मंत्रमुग्ध थी जो खुद को विस्फोट कर लेती है। इसका मतलब था, आसपास की आत्माएं प्रभावित होंगी, जिनमें कठपुतलियों में मौजूद आत्माएं भी शामिल हैं। ये फिलिप की दूसरी सबसे स्पष्ट रणनीति थी। चूंकि कठपुतली चालाकी से काम कर रही थी, इसलिए उसे और भी बेवकूफ बनाना चाहिए था, और ये लगभग काम कर गया। उसे पूरा समर्थन दो, उसके निर्देशों का पालन करो और अगला राउंड जीतो। एक बार जब हम जीत जाएं, तो उस लड़के को बढ़ावा दो। और जो भी निर्देश बड़ों ने दिए, उनका पूरी तरह पालन किया गया। फिलिप की स्थिति मजबूत हो गई। दिन बीतते गए और सैम की योजनाएं निर्बाध रूप से क्रियान्वित होती गईं। उसने कई अन्य कठपुतलियां निकाली और उनका परीक्षण किया, जबकि उसके दोस्तों ने खुद को उजागर किया। जल्द ही उसके सभी दोस्त जो अकादमी का हिस्सा थे, उच्च पद पर थे। नूह और कुमार को छोड़कर, जो अपनी पिछली स्थिति के कारण थोड़े दूर हो गए थे, बाकी सभी ऐसी जगह पर थे जो सैम के लिए एकदम सही थी। सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वह स्पष्टतः उसके लिए जासूसी करना था। उन्होंने रणनीति टीमों से द्वितीय श्रेणी के क्षेत्रों तथा यहां तक कि कुछ तृतीय श्रेणी के क्षेत्रों के बारे में भी सैम को सारी जानकारी उपलब्ध करा दी। बेशक सैम इतना मूर्ख नहीं था कि उन जगहों पर योजनाओं को अंजाम दे। अगर वह ऐसा करता तो सबसे पहले वे नए लोगों पर शक करते कि जानकारी लीक हो गई है और उसके दोस्त मुसीबत में पड़ जाते। भविष्य की कुछ योजनाओं के लिए उन्हें अभी भी उन पदों पर बने रहने की आवश्यकता थी। वैसे भी पहली तिमाही खत्म होने तक सैम ने सिर्फ दूसरी कक्षा से निपटने का फैसला किया।
उसने अलग अलग अकादमियों के खिलाफ परीक्षण करने के लिए एक ही कठपुतलियों का इस्तेमाल किया और बहुत सारा डेटा हासिल किया। भले ही उसके पास अपने दिव्य आयाम में सबसे अच्छा अनुकरण था, फिर भी असली सौदा तो असली सौदा ही था। जब वे ऐसा कर रहे थे तो उन्हें हेफेस्ट्स अकादमी जैसे कई अन्य प्रस्ताव भी मिले। जैसा कि उन बुजुर्गों और लिंग तियान ने बताया, अधिक से अधिक लोग, यहाँ तक कि कुछ अन्य ओलंपियन अकादमियों से भी, विभिन्न प्रस्तावों के साथ आए, जैसे कि वे सैम पर कोई उपकार कर रहे हों। बार बार उनके प्रस्तावों को ठुकराने के बाद सैम उनसे लगभग तंग आ गया। पहली तिमाही से कुछ दिन पहले, जिसका मतलब है विजय शुरू होने के बाद से 3 महीने की अवधि, सैम ने लिंग तियान के साथ बैठकर पूछा, वे इतने जिद्दी क्यों हैं? उन्हें पहले से ही पता था कि अगर वे गलत लोगों से गलत चीजें चाहते हैं तो क्या होगा। क्या उन्होंने हब के साथ जो हुआ उससे कुछ नहीं सीखा? सैम का प्रश्न लगभग अलंकारात्मक था, लेकिन लिंग तियान ने फिर भी इसका उत्तर दिया। क्या आप सचमुच रहस्यमय और रहस्यपूर्ण केंद्र के रूप में गंभीरता से लिए जाना चाहते हैं? सैम ने सीधे चेहरे से केवल एक शब्द में उत्तर दिया, हाँ। आप समझते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं, है ना? आप उन बुजुर्गों को बता रहे हैं जो लालच में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने हब से अधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश में सारी सावधानी को हवा में उड़ा दिया, जब तक कि इसने उन्हें परेशान नहीं कर दिया। और तब भी हब को सीधे नष्ट करने के बजाय उन्होंने फिर भी उस तकनीक को चुराने की कोशिश की, जबकि सब कुछ दांव पर लगा था। आप उन लोगों से कह रहे हैं कि वे आपको, एक दूसरे दर्जे के छात्र को, उस खतरनाक इकाई के समान स्तर पर रखें जिसके बारे में वे कुछ भी नहीं जानते हैं। सैम ने एक क्षण सोचा और कहा, हाँ, ये सही लगता है। मुझे लगता था कि तुम हर चीज में प्रतिभाशाली हो। ये जानकर अच्छा लगा कि तुम भ्रम में हो। सैम ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो लिंग तियान, तुम मुझे बताओ, यहाँ वास्तव में कौन भ्रमित है? तुमने तब से देखा है जब मैं एक नश्वर विमान साधक था। तुम जानते थे कि मैं क्या करता हूँ और क्या कर सकता हूँ। इन लोगों ने मेरे बार बार ताने और उकसावे के बावजूद मुझे अपने आसपास घूमने दिया और मुझे बढ़ने भी दिया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं दूसरी कक्षा का छात्र हूं और बस यही सब है। अगर यह खुद को धोखा देना नहीं है तो मुझे नहीं पता कि यह क्या है। लिंग तियान एक पल के लिए अचंभित रह गया। सैम ने जो कहा उसके लिए उसके पास कोई जवाब नहीं था। यह सच था, अगर वह सैम का दुश्मन होता तो वह उसे तुरंत मार देता। जिस पल वह उससे मिलता वह सैम का आखिरी पल होता। सैम न केवल आपकी मौत का इंतजार कर सकता है और आपकी मौत की योजना बना सकता है, बल्कि वह आपको अंत तक याद दिलाता रहेगा कि वह आ रहा है। ये किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे अपमानजनक हार है। अगले 2 दिनों में सैम को लगातार धमकियां और प्रस्ताव मिलते रहे, लेकिन उसने उन्हें साफ मना कर दिया। अगर उसकी पिछली सारी हरकतों ने उन्हें इतना नाराज नहीं किया था तो अब उसकी हरकतों ने उन्हें नाराज कर दिया। और वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे धमकियां मिल रही थीं। यहां तक कि विभिन्न क्षेत्रों और ग्रेडों के अन्य छात्रों से भी पूछा गया कि क्या वे इस सौदे में मध्यस्थता कर सकते हैं। सैम को यह भी समझ में नहीं आया कि वे कैसे सोचने लगे कि कुछ छात्र उसे मना सकते हैं। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि अकादमियों ने एक तरह का इनाम रखा था। वे इस तकनीक को सार्वजनिक करना चाहते थे और इसके लिए वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यहां तक कि बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं थे। सभी को लगातार परेशान किया जा रहा था और धमकाया जा रहा था। अकादमियां बैठकें कर रही थीं, नए गठबंधन बन रहे थे और यहां तक कि विजय अभियान, जिसने अर्थहीन नरसंहार पर रोक लगा दी थी और सैम पर सभी अकादमियों का बदला लेने की कोशिश की थी, अचानक सैम पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। हर कोई नई दुनिया, उसके संसाधन और उन बिंदुओं से मिलने वाली हर चीज चाहता था। लेकिन चूंकि सैम अपनी तकनीक और कठपुतलियों से उस पर काबू पाने में कामयाब रहा, इसलिए उनका ध्यान फिर से उसी पर आ गया। अगर उनके पास वो कठपुतलियां होती तो कोई भी दूसरे दर्जे के दायरे को जीतने में कामयाब हो जाता। वास्तव में वे सैम की तरह नहीं रुकते। वे पूरी ताकत से आगे बढ़ते और दूसरी कक्षा पर कब्जा कर लेते। बेशक उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ गठबंधन बनाए होंगे कि उन पर हमला न हो, लेकिन साथ ही उन्होंने इतने सारे संसाधनों को भी नहीं छोड़ा होगा। सैम ने जो भी गति बनाई थी उसे अनदेखा करते हुए वह बस पहले क्वार्टर के अंक वितरित होने का इंतजार कर रहा था। वह देखना चाहता था कि वह उन अंकों का उपयोग करके क्या खरीद सकता है और वह अपनी तकनीक को और कैसे बेहतर बना सकता है। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए और सारी बातें सामने आ गईं। सैम को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि उसने कितना हासिल किया। उसने 24 शब्दों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उनमें से 3 पर उसका पूरा नियंत्रण था। फिर 14 दुनियाओं के लिए उसने 50% पर कब्जा किया।
शेष 7 के लिए उसने क्रमशः 31, 24, 43, 23, 12, 56, 48 पर कब्जा किया। इसके साथ ही पहली तिमाही के बाद उनके पास ठीक 111, 330 अंक हो गए। सैम ने अकेले ही किसी भी अन्य ग्रेड की किसी भी टीम से अधिक अंक प्राप्त किए। यहां तक कि जो बड़े बुजुर्ग और बड़े बुजुर्ग प्रतिस्पर्धा में शामिल थे, उन्हें भी इस स्तर की सफलता नहीं मिली। वास्तव में अधिकांश क्षेत्रों में उनकी सफलता बहुत कम है और उनके बहुत से क्षेत्र तो अछूते भी हैं। इसलिए सैम के परिणामों के आधार पर गैम्बलर अकादमी भी अग्रणी स्थान पर आ गई। सैम के जीतने से किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन वे संख्या देखकर अवश्य चौंक गए। परिणाम घोषित होने के बाद सैम ने विनिमय केंद्र पर जाकर ये देखने का निर्णय लिया कि वह क्या खरीद सकता है। लिंग तियान ने पहले जो कहा था, उसके अनुसार जब तक पर्याप्त अंक नहीं है, तब तक विजय के दौरान विनिमय प्रणाली का उपयोग करके कुछ भी खरीदा जा सकता है। सैम के मन में वास्तव में कुछ विशेष नहीं था, लेकिन वह ये देखना चाहता था कि क्या ऐसा कुछ है जो उसके नए आविष्कारों को बेहतर बना सके। फिलहाल उनकी नई कठपुतलियां स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं, पुनर्जीवित हो सकती हैं तथा अपने बनाए गए मॉडलों के कौशल का उपयोग कर सकती हैं। लेकिन वे सेना में सामान्य सैनिक ही थे और उसे कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो उसकी नई कठपुतली सेना में जनरलों और कमांडरों के रूप में कार्य कर सकें। कुछ ऐसा जो उसे अपने वर्तमान वजन वर्ग से ऊपर उठने में मदद कर सके। कुछ ऐसा जिससे उसे तीसरी कक्षा के 1 या 2 विद्यार्थियों को हराने में मदद मिल सके। किसी कारणवश सैम सबसे पहले पहुंचा। विनिमय केंद्र खाली था। वह अंदर गया और सूची देखी। वह श्रेणियों की विशाल संख्या देखकर आश्चर्यचकित थे। हथियार, अयस्क, संरचना ब्लूप्रिंट, कलाकृतियां, शिलालेख सरणी ब्लूप्रिंट, हथियार ब्लूप्रिंट, जानवर, रक्तरेखाएं, विरासत। उसके पास चुनने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। सैम ने श्रेणियों को देखा और उसकी नज़र सबसे पहले कलाकृतियों पर पड़ी। वह देखना चाहता था कि वहां किस प्रकार का सामान होगा, और वह इतना आश्चर्यचकित नहीं हुआ। वहां अनेक कलाकृतियां हैं जो आक्रमण कर सकते थे, बचाव कर सकते थे, पकड़ सकते थे, मार सकते थे और यहां तक कि धारक की ताकत भी बढ़ा सकते थे। लेकिन उनमें से कोई भी सैम की रुचि का विषय नहीं था। एकमात्र कलाकृति जिसने बमुश्किल उसका ध्यान आकर्षित किया, वह एक पिंजरा था। एक पिंजरा जो लोगों और जानवरों को तब तक पकड़ सकता था जब तक प्रतिद्वंद्वी जंगली जानवर की ताकत की एक निश्चित सीमा के भीतर रहता था। लक्ष्य बहुत अधिक मजबूत नहीं होना चाहिए और यदि वे एक ही स्तर पर हो तथा उनकी ताकत कम हो गई हो तो यह अच्छा रहेगा। सैम की थंडर जेल बहुत कुछ कर सकती थी और यह बहुत अधिक बहुमुखी थी। यदि वह सही ढंग से प्रयोग करे तो उसकी शतरंज की बिसात एक ही समय में 32 सदस्यों को पकड़ सकती थी तथा उनका दिमाग धोकर उन्हें अपना गुलाम बना सकती थी। सैम के पास इतनी सारी तरकीबें थीं कि वह अपने पास मौजूद अच्छी चीजों का आधा भी इस्तेमाल नहीं कर पाया। इसलिए ये सामान खरीदने का कोई मतलब नहीं था। वह श्रेणी सूची पर वापस गया और रक्तरेखाएं खोली। इस बात ने उसे थोड़ा सा उत्सुक कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टम ने पहले से ही उसकी मानव जाति को ध्यान में रखा था और यह प्रदर्शित कर दिया था कि कौन सी रक्त रेखाएं संगत हैं या नहीं। ऐसा नहीं है कि वह उन चीजों को नहीं खरीद सकता था जिनके साथ वह संगत नहीं है, लेकिन उसके पास एक विकल्प है यदि वह केवल उन चीजों की जांच करना चाहता है जिनके साथ वह संगत है। और मानव शरीर वास्तव में बहुत सी अन्य मानव रक्त रेखाओं के साथ काफी सुसंगत है जिन्हें वह आत्मसात कर सकता है। हो सकता है कि वह उन रक्त वंशों की 100% क्षमता तक न पहुंच सके, लेकिन वह निश्चित रूप से इतना असंगत नहीं होगा कि उसे अस्वीकार करना पड़े। सैम ने कुछ देर तक उन रक्त रेखाओं को देखा और उनमें से कुछ को चुन लिया जिनका वह अध्ययन करना चाहता था। ये वे हैं जो अब तक उनके सामने नहीं आए थे। उनमें से एक है डेविल ब्लडलाइन। ये वास्तव में मानव रक्त वंश था। ड्रैगन हॉक जनजाति की तरह यह मनुष्यों के बीच एक उपजाति थी जो कहीं न कहीं डेविल्स नामक जाति से मिश्रित थी। दूसरा है ऑरोरा रक्त रेखा, मानव के अंतर्गत एक और उपजाति। यह उन कुछ रक्तवंशों में से एक था जो आक्रमणकारी ढंग से प्रकाश तत्व का प्रयोग करने के लिए जाना जाता था। सैम को शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जो ऐसा कर सकता हो। प्रत्येक रक्तरेखा की कीमत 10,000 अंक है। ये 20,000 है। कोई भी एक भी छात्र इतनी अधिक राशि खर्च नहीं कर सकता जब तक कि ये रक्तवंश वास्तव में वही न हो जिसे वे लक्ष्य बना रहे हों। एक बार जब उन्होंने दोनों को खरीद लिया तो उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया और विरासत को खोल दिया। यह एक और श्रेणी थी जिसमें उनकी रुचि थी। इसका एक कारण ये था कि तीसरी श्रेणी के स्तर पर अत्यधिक भोजन करने वाले प्राणियों के अलावा संभवतः विरासत ही उनके लिए साधना को गति देने का एकमात्र तरीका था। जब से वह अकादमी में आया, सैम को एहसास हुआ कि उसकी साधना कितनी धीमी हो गई है।
उसने द्वितीय श्रेणी स्तर के प्राणियों का बहुत सारा मांस और रक्त खाया, लेकिन उसे अधिक प्रगति नहीं दिखी। वह महीनों तक दीक्षा के प्रारंभिक चरण में रहे, जिससे वह अगले चरणों के लिए खर्च करने को तैयार नहीं है। लिंग तियान ने जो कहा, उसके अनुसार विनिमय केंद्र में विजय अंकों से कुछ भी खरीदा जा सकता था। तो उन्होंने सोचा कि यह भी संभव है, और जब उन्होंने विरासतों को देखा तो उन्हें कुछ ऐसी ही बात नजर आई। एक योद्धा की दिव्य विरासत। हालांकि बाकी विरासतों की तुलना में यह थोड़ा विशेष था। इसमें कोई तकनीक, रक्तरेखा या स्मृतियां सम्मिलित नहीं थीं। इसके बजाय ये सिर्फ विकसित ऊर्जा थी। विवरण में निष्कर्षण की विधि भी स्पष्ट रूप से दी गई थी। तो मूलतः एक साधक जिसके पास उदासीन ऊर्जा थी और जो मरने वाला था, उसे पकड़ लिया गया तथा उसके मूल में पहले से ही परिष्कृत और संवर्धित सारी ऊर्जा को उसके मूल के साथ निकाल लिया गया। यह ऊर्जा अत्यधिक संकेंद्रित है और इसे एकत्रित किया गया है। एक तरह से यह अनिवार्य रूप से एक प्रकार का टॉनिक है जो उसकी साधना प्रक्रिया को गति देगा। हालांकि यह उपभोक्ता पर निर्भर था कि वह इस ऊर्जा को अपने वश में करे और उसे अपना बनाए, क्योंकि साधना प्रक्रिया से गुजरने के बाद भीतर की ऊर्जा ने पहले ही अपना स्वभाव थोड़ा बदल लिया है। उदाहरण के लिए, बिजली उपयोगकर्ता की तटस्थ आध्यात्मिक ऊर्जा भी बिजली की कुछ विशेषताओं को दर्शाएगी। यह अराजक और विनाशकारी होगा। तलवार चलाने वाले की ऊर्जा तीव्र होगी। जल उपयोगकर्ता की ऊर्जा प्रवाहमयी एवं कोमल होगी। इसलिए ये प्रकृतियां उपभोक्ता के लिए विरोधाभासी हो सकती हैं और समस्या उत्पन्न कर सकती हैं। हालांकि सैम के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पास बहुत सारे तत्व थे और वह उनका प्रयोग विभिन्न युद्ध तकनीकों के आधार पर ऊर्जा की प्रकृति को बदलने के लिए कर रहा था। तो यह उसके लिए एक अच्छा सौदा था। समस्या केवल कीमत की थी। सैम ने इसे देखा और आह भरी। जाहिर है कि यह ऊर्जा तीसरे दर्जे के योद्धा से ली गई थी, वह भी शुरुआती अवस्था में। इसका अर्थ यह है कि यह दिव्य स्तर पूर्व पारलौकिकता के प्रारंभिक चरण में एक साधक था, और इस विरासत की कीमत 50,000 अंक थी। ये महंगा है, बहुत महंगा है। वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से जोखिम और कीमत को ध्यान में रखते हुए ये लागत कुशल नहीं लगता, लेकिन सैम को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने वही खरीदा जो उस समय शेल्फ पर था। इसके अलावा वहां कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे उसे दिलचस्पी हो और वह जुआरी अकादमी के स्टेशन पर वापस आ गया जहां लिंग तियान कार्यों में व्यस्त था। सैम लिंग तियान के पास गया और कहा, मैं उन एहसानों में से एक को भुनाने जा रहा हूं जो तुमने मुझ पर किए हैं। लिंग तियान ने दस्तावेज मेज पर रख दिए और उसे गंभीरता से देखा। आप क्या चाहते हैं? आप अंक एकत्रित करना कब शुरू करेंगे? क्यों? मुझे आपसे कुछ सामान खरीदने की जरूरत है। अगर आप किसी और से भी इसे खरीदवा सके तो अच्छा रहेगा। तुम्हें क्या चाहिए? पहले ये बताओ। विरासत, लिंग तियान ने आह भरते हुए कहा। आप ऊर्जा विरासत खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? अभी के लिए मुझे अपनी खेती में तेजी लाने की जरूरत है। मैं अन्य नियमित विरासत भी चाहता हूं, लेकिन मैं उन्हें अपने स्तर पर ही खरीद सकता हूं। यह ज्यादा समस्या नहीं होगी। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि आप लोगों के पास क्या क्या है। मेरे स्तर पर विकल्प बहुत कम और अनाकर्षक हैं। ऐसी चीज खरीदना मुश्किल है जो आपकी नजर को आकर्षित करे, सैम। वे महंगी होंगी और अकादमी के अलावा कोई भी इतने सारे अंक नहीं ले सकता। इसलिए यदि आप जोर देते हैं तो मुझे अकादमी के अंक इस्तेमाल करने होंगे। सैम बिना जवाब दिए चुप रहा और लिंग तियान बोलता रहा। हालांकि अकादमी के अंकों का उपयोग अकादमी के विकास के लिए किया जाना चाहिए, इसलिए यह एक समस्या होगी। लेकिन मेरे स्तर पर विकल्प बहुत सीमित हैं। क्या मेरे लिए अपने अंक किसी वरिष्ठ या बड़े व्यक्ति को हस्तांतरित करने का कोई तरीका नहीं है? सैम ने पूछा। उसे थोड़ा निराशा महसूस हुई। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप केवल अपने ग्रेड स्तर पर ही खरीदारी कर सकते हैं। एकमात्र अपवाद अकादमी अंक हैं। फिर भी तुम पर मुझ पर कुछ एहसान तो है ही, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? मैंने भी इस विजय में अकादमी पर बहुत एहसान किया है। लिंग तियान ने आह भरकर जवाब दिया। अगर तुम सच में चाहते हो तो तुम खुद ही वरिष्ठों से ये चीजें ले सकते हो। तुम्हें बस उनकी जीत में मदद करनी होगी और उनके साथ सौदा करने के लिए अपने पक्ष का इस्तेमाल करना होगा। वे तुम्हें जो भी चाहिए उसे खरीदने में मदद करेंगे। तब मुझे आपसे भी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इससे मेरा काम का बोझ और बढ़ जाएगा। आप जो चाहें करें। मैं अकादमी के फंड को सिर्फ आपके लिए नहीं निकाल सकता, भले ही आपने उनमें से अधिकांश को बनाने में मदद की हो। सैम ने एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे इतने सारे एहसानों का क्या फायदा अगर वे किसी काम के नहीं हैं? मुझे लगता है कि पिछली 2 बार तुम्हारी आज्ञा का पालन करके मैंने बहुत कुछ खो दिया है।
सैम उठ खड़ा हुआ और अपना माथा रगड़ते हुए चला गया। उसे अपने सिर में दर्द महसूस हो रहा था। उसकी योजना उच्च ग्रेड के क्षेत्र में हाथ आजमाने की थी, लेकिन ये पूरी तरह से उसकी जिज्ञासा और लालच के कारण था। उसके पास ज्यादा लक्ष्य नहीं थे और वह केवल मनोरंजन के लिए उनका परीक्षण करना चाहता था। लेकिन अब उसे और अधिक सावधानी से योजना बनानी होगी और उन दुनियाओं में भाग लेना होगा जिनमें उसकी रुचि भी नहीं होगी। ये बहुत परेशानी भरा होगा। जैसे ही वह चला गया, बिना पीछे मुड़े उसने लिंग तियान से बात की। मैं अगले कुछ दिनों के लिए जाकर अपनी साधना में थोड़ा सुधार करूंगा। उन वरिष्ठ समूहों की सूची तैयार करूंगा जिन्हें मेरी मदद की जरूरत है, और उन्हें अपनी नई शर्तें बताऊंगा। मुझे मिलने वाले हिस्से के अलावा मैं चाहता हूं कि वे सभी अपने अंकों का 30% मेरे लिए सामान खरीदने में खर्च करें जो मैं उनके ग्रेड एक्सचेंज से चाहता हूं। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो मैं मदद नहीं करूंगा। ठीक है, लिंग तियान ने भी उसकी ओर देखे बिना ही जवाब दिया। सैम अगले 2 दिनों के लिए एकांतवास में चला गया। उसने जो विरासत खरीदी थी उसके साथ उसे ये भी बताया गया कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। उसे बस इसे अपने मूल में आत्मसात करने की जरूरत है, लेकिन उसे इसे क्रमिक प्रक्रिया में करना होगा। भले ही सैम ने कहा कि वह अपनी साधना में सुधार करने जा रहा है, ये केवल आंशिक रूप से सच था। वह विरासत को अनलॉक करने और बहुत तेज तरीके से ऊर्जा को अवशोषित करने का तरीका सोच रहा था। इसलिए उन्होंने इसके साथ थोड़ा छेड़छाड़ करने और एक विधि निकालने का निर्णय लिया। कुछ समय तक इस पर काम करने के बाद भी उसे कुछ खास फायदा नहीं हुआ, कम से कम भौतिक विधि से तो नहीं। उन्होंने अवलोकन कौशल का भी उपयोग किया। तभी उसने कुछ देखा जो बहुत उपयोगी तो नहीं था, लेकिन काम आने वाली चीज थी। उसे एहसास हुआ कि जो उसने अपनी बाहों में पकड़ रखा था वह दरअसल ऊर्जा का एक ढेर था जिसमें चेतना का एक रूप था। यह पूरी तरह से संवेदनशील नहीं था, लेकिन इतना संवेदनशील था कि उसे पता था कि उसकी भूमिका क्या है और उसका स्वभाव क्या है। ये सोच नहीं सकता और इसकी सहज प्रवृत्ति सबसे मूर्ख जीव से भी कम है। यही मन सहज प्रवृत्ति इसे किसी और चीज में आत्मसात करने से रोकती है। इसलिए जब उन्होंने इसे अपने मूल के साथ विलय करने का प्रयास किया तो प्रक्रिया इसे शांत करने और धीरे धीरे परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए तैयार करने की थी। इसके आधार पर उन्होंने अगले कुछ दिनों में दिव्य आयाम के अंदर कई सिमुलेशन मॉडल तैयार किए। उसने कुछ जटिल सिमुलेशन छोड़े थे जिन्हें पूरा होने में बहुत समय लगेगा। इसलिए सारी व्यवस्था करने के बाद वह लिंग तियान के पास वापस चला गया। क्या आपने सूची तैयार की? हाँ, दिव्य जानवर कब्रिस्तान अभी भी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने उन सभी चीजों को अंजाम दिया जो आपने कहा था और वे उनके खिलाफ बचाव कर रहे हैं। लेकिन ये हिट एंड रन रणनीति केवल कुछ समय तक ही काम करने वाली है। मैं समझता हूं, मैं वहां जाऊंगा और देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। क्या तुमने उनसे मेरी शर्तों पर चर्चा की? मैं बाद में इस पर फिर से चर्चा नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन उनकी अपनी एक शर्त है। वह क्या है? यदि आप जुआरी अकादमी का क्षेत्र कम से कम 30% नहीं बढ़ाते हैं तो सौदा रद्द हो जाएगा। आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। फिर अगर मुझे 30 से अधिक अंक मिले तो क्या होगा? तब वे क्या करेंगे? लिंग तियान मुस्कुराया जैसे उसे इसकी उम्मीद थी। मैंने उनसे यही पूछा था। वे आपका हिस्सा 30 से बढ़ाकर 45 कर देंगे। तो उन्हें ऐसा करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं वहां हूं वे मेरा ख्याल रखेंगे। मैं तीसरी कक्षा के अन्य बच्चों की तुलना में बहुत कमजोर हूं और मैं वहां रहकर खुद को मारना नहीं चाहता। इसकी चिंता मत करो, वे इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जानकर अच्छा लगा, लेकिन जाने से पहले मुझे एक और व्यवस्था करनी है। वह क्या है? किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उस क्षेत्र में जा रहा हूं। किसी को भी नहीं, सिवाय तुम्हारे और टीम के। तो वहां पहुंचने के लिए मुझे छिपाने और भेष बदलने में मदद करो। और इन ट्रैकर्स को अंदर भेजो। जैसे ही मैं वहां उतरूं, उनसे कहो कि वे मेरा इंतजार करें। जब तक वे इसे चालू रखेंगे, मैं उन्हें आसानी से ढूंढ सकता हूं और वहां पहुंच सकता हूं। ठीक है, इसकी चिंता मत करो, आप कुछ घंटों में जा सकते हैं। जैसा कि उन्होंने चर्चा की थी, सैम अगले कुछ घंटों में तैयार हो गया। उसने अपना भेष बदला और दिव्य पशु कब्रिस्तान के द्वार में प्रवेश किया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने जांच की कि वह किस ग्रह पर है। सौभाग्य से वह फीनिक्स ग्रह पर उतरा। अभी गैम्बलर अकादमी फीनिक्स ग्रह पर काम कर रही थी। उनके मुख्य प्रतिस्पर्धी अभी भी हेफेस्ट्स और एथेना अकादमियां संयुक्त रूप से हैं। सैम की रणनीति के कारण जुआरी अकादमी किसी भी भूमि पर विजय प्राप्त करने में सक्षम नहीं थी,
तथापि वे अभी भी यह सुनिश्चित करने में सफल रहे कि प्रतिद्वंद्वी उतना अच्छा विकास न कर सकें। दोनों अकादमियां संयुक्त रूप से केवल 3% भूमि पर ही कब्जा कर पाईं। जुआरी अकादमी ने विभिन्न हिट एंड रन रणनीति अपनाए, विरोधियों के हर तरीके को नष्ट कर दिया क्योंकि वे अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। जुआरी अकादमी क्रूर थी। वे जहर, जाल और घात लगाकर हमला करने जैसी हर चीज का इस्तेमाल करते थे जो उनके लिए काम आती थी। हालांकि सफलता का मुख्य कारण उचित निगरानी और सैम द्वारा हब का उपयोग करके तैयार किए गए अजीब गैजेट्स थे। साथ ही सैम द्वारा उन्हें दी गई उनके विरोधियों की जानकारी भी थी। उन्होंने इन सभी का बखूबी इस्तेमाल किया और विरोधियों की योजनाओं को ध्वस्त कर दिया। बेशक साथ ही उन्होंने अपने लिए कोई भी क्षेत्र हथियाने की कोशिश नहीं की। फिर भी जिस क्षेत्र में वे रह रहे थे उसे उनका क्षेत्र माना जाता था और उन्हें ग्रह का 1% हिस्सा मिला। शायद फीनिक्स ग्रह ही एकमात्र ऐसा ग्रह था जिसका इतना कम क्षेत्र अवशोषित हुआ। हेफेस्ट्स और एथेना अकादमी इस बात से नाराज हैं। उन्हें अन्य अकादमियों को दूर रखने के लिए बहुत अधिक भुगतान करना पड़ा और यह कीमत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। इसलिए उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों की संख्या बढ़ा दी और उनमें से आधे लोगों को जुआरी अकादमी के छात्रों को खोजने और उनसे लड़ने के लिए लगा दिया। इससे जुआरी अकादमी की टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सैम ने तुरंत अपने पक्षी कठपुतलियों को बाहर निकाल दिया। जल्द ही पक्षी कठपुतलियों में से एक ने ट्रैकिंग डिवाइस का संकेत पकड़ लिया। सैम ने स्थान पर पहुंचने के लिए डायमेंशनल ड्रिफ्ट का इस्तेमाल किया। ये जुआरी अकादमी टीम का ठिकाना था। वहां मुश्किल से 10 सदस्य थे जो पहले से ही उसके आने का इंतजार कर रहे थे। उन सभी के चेहरे पर उत्सुकता थी जो सैम के लिए थोड़ा आश्चर्यजनक था। उसने सोचा कि सभी के मन में अभी भी उसके खिलाफ कुछ न कुछ नाराजगी जरूर होगी। नमस्ते सैम, नेता हेजल नाम की एक महिला ने आगे बढ़कर उसका अभिवादन किया। उसने पूरा युद्ध कवच पहना हुआ था जो किसी बढ़िया चमड़े से बना हुआ लग रहा था। आपकी स्थिति कैसी है? सैम ने कुछ सरल अभिवादन के बाद पूछा। खैर, एथेना टीम हमारे पीछे पड़ी है और हेफेस्ट टीम उनका साथ दे रही है। वे हमें हराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमें नहीं पता कि आगे कैसे बढ़ना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ तुम्हारी क्या योजनाएं हैं। दूसरी श्रेणी की दुनिया में यह एक बात है, वहां मैं जो भी कहता हूँ वही होता है। इसलिए जब मैं किसी स्थान पर विजय प्राप्त कर लेता हूँ तो मैं उसे अकेला छोड़ देता हूँ और कोई भी उसे छू नहीं सकता। इसी प्रकार अन्य गैम्बलर टीमों ने जिन स्थानों पर विजय प्राप्त की है, मेरा नाम अन्य टीमों को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन यहाँ आपको ऐसा प्रभाव नहीं मिलेगा। आप बहुत लंबे समय तक टिके नहीं रह पाएंगे। भले ही आप 2 अकादमियों के खिलाफ लड़ रहे हों, लेकिन इस तरह के डिजाइन के बावजूद भी कम से कम इन चंद लोगों के साथ तो नहीं। तो आप कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? सैम ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। ऐसा नहीं है कि इन परिस्थितियों में जीतना असंभव होगा, लेकिन यह वास्तव में कठिन होगा और वह इतना समय नहीं लेना चाहता। अगर वह तीसरी कक्षा में होता तो वह ये काम लापरवाही से कर सकता था। वह अभी भी ऐसी संरचनाएं बना सकता है जो दुश्मनों का सामना कर सके, वह उनसे लड़ भी सकता है। लेकिन इसकी कीमत इतनी नहीं है। इस बात की भी संभावना है कि उसके कुछ रहस्य उजागर हो जाएं। इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि ये छात्र स्वयं अपनी स्थिति बनाए रख सकें। आप क्या सुझाव देते हैं? हेजल ने सीधे पूछा। वरिष्ठ समूह ने उसकी मदद मांगने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वे तो उत्सुक भी थे। वद, सैम के शब्द ने उन्हें अचंभित कर दिया। वद, हेजल ने मूक दृष्टि से पूछा। हाँ, मैं यही सुझाव देता हूँ। एक के बाद एक लोगों को निशाना बनाओ और उन्हें सबसे क्रूर तरीके से मार डालो। उन्हें अपनी चरम क्रूरता दिखाओ। शवों को अपवित्र करो, उन्हें चारा, जाल और यहाँ तक कि हमले के लिए भी इस्तेमाल करो। उन्हें जरा सा भी सम्मान न दें और उनके साथ बिल्कुल कीड़े मकोड़ों जैसा व्यवहार करें। तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से ही उनका खून खौल उठेगा। वाह वाह वाह। यार, जैसे ही सैम बोलने वाला था, हेजल ने उसे बोलने से रोक दिया। सैम रुका और उसकी ओर देखने लगा। क्या? उसने पूछा। उसकी आंखों में भ्रम साफ झलक रहा था। क्या तुम पागल हो? तुम्हारे कारण हमारे पास पहले से ही बहुत सारे दुश्मन हैं। क्या तुम चाहते हो कि वे पागलों की तरह हमारे पीछे पड़ जाएं? हेजियल, सभी दुश्मनों को दूर रखने के केवल 2 ही तरीके हैं, खासकर जब दुश्मनी सिर्फ फायदे के लिए हो। अपने लाभों की पूरी ताकत से रक्षा करना जब तक कि वे हार मानने के मूड में ना आ जाएं, या उन्हें ये दिखाना कि ये लाभ उनके द्वारा झेले जाने वाले नुकसान के लायक नहीं हैं। हम पहला काम नहीं कर सकते, लेकिन हम दूसरा विकल्प भी अपना सकते हैं और मैं इसकी पुरजोर सिफारिश करता हूं।
सच है, आप कुछ दुश्मन बनाएंगे। वास्तव में ये और भी ज्यादा विस्फोट कर सकता है और आपको और भी दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत सी दूसरी अकादमियां बीच में नहीं आएंगी। और एक बार जब आप हेफेस्ट्स और एथेना अकादमी से निपट लेंगे तो आप इस ग्रह पर स्वतंत्र शासन कर सकेंगे। लेकिन क्या होगा अगर वे पूरी ताकत से हमला कर दें और उनके सारे लोग यहां भागकर आ जाएं? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि इस दुनिया में कोई भी संगठन इतना निर्णायक है? उनमें अलग अलग हितों वाले बहुत सारे गुट हैं। एक बार हम शुरू कर देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले मुझे विरोधी टीमों के हर व्यक्ति के बारे में बताओ। हम तुरंत शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम उस रास्ते पर जा रहे हैं तो सबसे पहले सबसे बड़े कीटों से निपटने में हमारी मदद करें। कुछ भाड़े के सैनिक कुछ समय के लिए हमारे पीछे पड़े हैं। आइए शुरू करें। सैम की योजना तुरंत क्रियान्वित की गई। उसने भाड़े के सैनिकों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और यहां तक कि उनकी पिछली लड़ाइयों की कुछ रिकॉर्डिंग भी प्राप्त की। यह उन चीजों में से एक थी जो सैम ने टीम को करने के लिए कहा था। वह ये जानना चाहता था कि वह किससे निपट रहा है। वीडियो देखने के बाद उन्हें एक योजना सूझी। हम इस एक आदमी को निशाना बनाने जा रहे हैं। समूह में सबसे कमजोर। चलो एक जाल बिछाते हैं और उन्हें फुसलाते हैं। क्या तुमने उस चूहे को पहले से तैयार कर रखा था? सैम ने पूछा और हेजल ने सिर हिलाया। सैम की रणनीति का एक और हिस्सा जिसे वह पहले से ही अंजाम देना चाहता था। दुश्मनों के इलाके में किसी को तैयार करना। उन्हें बहुत ऊंचे दर्जे का और बहुत आकर्षक नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। उन्हें क्षेत्र के अंदरूनी हलकों में कुछ प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बातों पर भरोसा किया जा सके, भले ही थोड़ी सी भी शंका के साथ। हेजेल और उनकी टीम ने एक व्यक्ति को आत्मा अनुबंध के लिए मजबूर किया और उन्होंने जानबूझकर उसे हेफेस्ट टीम को देने के लिए वास्तविक खुफिया जानकारी भी दी। उन्हें इस बात को विश्वसनीय बनाने के लिए उस टीम के हाथों कुछ मामूली नुकसान भी सहना पड़ा। उन्होंने फिर से वही रणनीति अपनाने का फैसला किया। मुझे यकीन है कि वे उस टीम को भेज देंगे, लेकिन एक समस्या है। हम उसे कैसे लुभाएं? उनकी संख्या इतनी अधिक है कि हम ऐसा कर पाना संभव नहीं कर सकते। सच है, यही मेरी भूमिका है। मुझे इन संसाधनों की आवश्यकता है। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की भी आवश्यकता है जो बुनियादी निर्माण तकनीकों को संभाल सके। तो आप में से कौन ऐसा कर सकता है? उनमें से एक ने अपना हाथ उठाया। बिल्कुल सही। सैम को पहले से ही पता था कि वह आदमी हाथ उठाएगा। वह इन लोगों को अपने हाथ की पीठ की तरह जानता था, लेकिन वह ये प्रकट नहीं करना चाहता था। अगर वह पूरी ताकत से आगे बढ़ता तो वे डर जाते। अब हम अपना युद्ध क्षेत्र चुनें। क्या आसपास कोई घाटी है? कुछ ऐसा जो विचलित न हो, तब भी जब आपके स्तर के लोग लड़ रहे हों। मुझे यकीन है कि इस ग्रह की प्रकृति के अनुसार भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, यह एक संसाधन बिंदु भी है। यह शहर दुश्मन के नियंत्रण वाले शहरों में से एक के करीब है, लेकिन ये कुछ देशी जानवरों से भरा हुआ था। वे इसे गोल्ड क्राउन ईगल्स कहते थे। ये और भी बेहतर काम करता है। मुझे उस घाटी का खाका चाहिए और मुझे उन चीलों की आदतों को समझना होगा। हेजल ने सब कुछ मुहैया कराया। वह आश्चर्यजनक रूप से आज्ञाकारी थी और सैम के हर आदेश का पालन करती थी। जब सब कुछ तैयार हो गया तो सैम और टीम आगे बढ़ गए। उनके साथ हमेशा 2 लोग होते थे। उनमें से एक फॉर्मेशन मैन था और दूसरा खुद हेजल था। पता चला कि लिंगतियान ने उन्हें एक आदेश दिया था। उसने कहा कि सैम की जान बाकी टीम से कहीं ज्यादा कीमती है और उसे एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। सैम को यह उपचार पसंद आया। वे घाटी में घूमते रहे जबकि टीम का कोई व्यक्ति जाकर विरोधियों को मोल के माध्यम से जानकारी देता रहा। शाम तक जाल बिछा दिया गया और विरोधी आ पहुंचे। 40 लोगों का एक समूह, सभी भाड़े के सैनिक और उनमें से कुछ तीसरी श्रेणी के शीर्षस्थ सैनिक। उन्होंने घाटी का चक्कर लगाया और एक चट्टान पाई जहां वे उतरे और चारों ओर देखा। हालांकि घाटी गोल्डन क्राउन ईगल्स का क्षेत्र था, लेकिन वहां स्पष्ट रूप से कुछ छोटे क्षेत्र थे जो उपेक्षित और खाली थे। आमतौर पर ये मृत क्षेत्र छिपने के लिए एक बढ़िया जगह होते हैं। वे चारों ओर से शिकारियों से घिरे होते हैं, लेकिन वे शिकारी अंदर नहीं आते। छोटे जंगली जीव वहां रहते हैं, इसलिए ये भोजन और ऊर्जा का स्रोत है। अतः प्राकृतिक सुरक्षा और जीविका के साधनों की दृष्टि से यह एक आदर्श स्थान है। भाड़े के नेता ने अपनी टीम को 4 समूहों में विभाजित किया। सभी 4 समूह क्षेत्र में फैल गए और जल्द ही प्रत्येक समूह ने जुआरी अकादमी के कुछ लोगों को देखा। उन 2 जुआ खेलने वाले छात्रों ने किताब में सबसे पुरानी चाल का इस्तेमाल किया।
यह इतना पुराना था कि इसे किताब में भी नहीं होना चाहिए था। इसे प्राचीन गुफा की दीवार पर होना चाहिए था। वे अलग हो गए और अचानक गायब हो गए। भाड़े के सैनिकों के समूह एक बार फिर अलग हो गए। उन्होंने किसी भी स्थानिक उतार चढ़ाव को महसूस किया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने बस पुराने ढंग से उनका पीछा किया, जबकि वे उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जुआरी छात्र हमेशा बच निकलते थे। थोड़ी देर बाद भाड़े के सैनिकों के 8 समूहों ने एक बार फिर से दो लोगों का सामना किया। उनमें से किसी ने भी यह नहीं सोचा कि 2 लोगों से फिर से सामना होने पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पहला व्यक्ति वही था जिसका वे शुरू से पीछा कर रहे थे, और इस घाटी में प्रवेश करने के बाद उन्होंने नए आए व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था। एक बार फिर वे अलग हो गए। भाड़े के सैनिक बेशक बेवकूफ नहीं थे, उन्हें पहले से ही पता था कि क्या हो रहा है। उन्हें पता था कि उन्हें खत्म करने के लिए अलग अलग किया जा रहा है। हालांकि उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। उनमें से एक ये था कि घाटी के इस मृत क्षेत्र में जगह सीमित थी। वे आसानी से एक पल में एक दूसरे तक पहुंच सकते थे। दूसरा ये कि उन्हें अब भी विश्वास था कि वे छात्रों से निपट सकते हैं, भले ही वे एक दूसरे से लड़ें। लेकिन जिस बात की उन्हें उम्मीद नहीं थी, वह ये थी कि जब पूरी भाड़े की टीम 2-2 के समूहों में विभाजित हो गई, तो कुछ घटित हुआ। आसपास का माहौल हिल गया और सभी 20 समूह खुद को अजीब जगहों पर पाया। उनमें से 19 डेड जोन के निकास थे, जो इसे गोल्डन क्राउन ईगल्स के क्षेत्र से जोड़ते थे। इस बीच एक समूह आंखें फाड़े देख रहा था। सैम बाकी टीम के साथ खड़ा था और दोनों भाड़े के सैनिकों को एक दूसरे की ओर देखते हुए देख रहा था। इससे पहले कि वे बैकअप कॉल कर पाते, सैम ने कहा, चिंता मत करो, तुम उसी डेड जोन में नहीं हो। आप अपनी टीम से अलग हो गए हैं, सैम ने कहा और अपनी उंगलियां चटकाईं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, दोनों भाड़े के सैनिकों को पकड़ लिया गया और वापस ठिकाने पर ले जाया गया। फिर कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसकी टीम को उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा कि वह सिर्फ उन्हें प्रताड़ित करेगा, लेकिन सैम का इस बारे में बिल्कुल अलग नजरिया है। सैम ने बिना किसी व्यवधान के एक शांत कमरे की व्यवस्था की। टीम के सभी सदस्य कमरे के बाहर से स्थिति पर नजर रख रहे थे। सैम के अलावा केवल 2 लोगों को अनुमति दी गई। उनमें से एक व्यक्ति चिकित्सक था तथा दूसरा व्यक्ति चाकू का प्रयोग करता था। पकड़े गए व्यक्ति को बेहोश कर दिया गया और उसे एक पत्थर की मेज पर रखा गया, जिस पर ढेर सारे शिलालेख थे। सैम ने यह मेज पहले से तैयार कर रखी थी। यह उसी मेज के समान थी जिसका इस्तेमाल उसने प्रिंस ऑफ डार्कनेस सर्जरी के लिए किया था। शिलालेख सक्रिय कर दिए गए और बंदी को उस पर रखा गया। सैम ने उसे नंगा कर दिया और उसके शरीर पर कुछ निशान बना दिए। उसे काटने के लिए अपने चाकू कौशल का उपयोग करें। सटीक रूप से। टीम का सदस्य उलझन में था और थोड़ा घबराया हुआ था। ऐसा नहीं था कि उसका आत्मविश्वास कम था, यह उसके लिए थोड़ा अजीब और नया लग रहा था। वह मर सकता है, उसने धीमे स्वर में कहा। चिंता मत करो, जब तक तुम किसी महत्वपूर्ण अंग पर प्रहार नहीं करोगे, वह जीवित रहेगा। और यदि तुम सटीक चिन्हों का पालन करोगे तथा उस गहराई को बनाए रखोगे जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, तो तुम किसी महत्वपूर्ण अंग पर प्रहार नहीं करोगे। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो। फिर कटाई शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने जो देखा, वह टीम ने कभी नहीं देखा था। सैम ने चाकू चलाने वाले की मदद से कुछ हड्डियां काटी और उनकी जगह कुछ कृत्रिम अंग लगाए, जो उसने खुद तैयार किए थे। कृत्रिम अंग थोड़े खास थे। अपनी इच्छानुसार सभी परिवर्तन करने के बाद उसने शरीर को एक बार फिर से बंद कर दिया और चिकित्सक की मदद से स्वस्थ हो गया। सैम ने अपने माथे से पसीना पोंछा। वह थक गया था। जब वह उसी स्तर या उससे नीचे के किसी व्यक्ति पर सर्जरी कर रहा था, तो यह कोई समस्या नहीं थी। लेकिन बैकअप और ऊर्जा भंडार के साथ भी तीसरे दर्जे के साधक पर सर्जरी करना वास्तव में थका देने वाला था। तैयार हो जाओ, योजना के अनुसार आगे बढ़ो। हेजल को कुछ संदेह होने लगे। सैम की योजना थोड़ी अपरंपरागत और थोड़ी क्रूर थी, इसलिए वे उसका पूरी तरह से पालन नहीं कर सके। पहले तो उसने सोचा कि वे सीधे लोगों को मार देंगे, लेकिन सैम ने जो किया वह पूरी तरह से अप्रत्याशित था। उन्हें कुछ जाल, शाप, जहर, यहाँ तक कि मरे हुए लोगों और इस तरह की चीजों की उम्मीद थी, लेकिन यह अनसुना था। चिंता मत करो, ये काम हो जाएगा। क्या हम वही रणनीति अपनाकर उन्हें एक के बाद एक बाहर नहीं निकाल सकते? क्या हम उन्हें इस तरह से नीचे गिरा सकते हैं? सबसे पहले, ये बहुत थका देने वाला होगा। यह एक लंबा खेल होगा। आपके पास इसे लंबा खींचने के लिए संख्या नहीं है, लेकिन उनके पास है। आप बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रह सकते। आप थक जाएंगे और अंततः वे जीत जाएंगे, चाहे हम कितनी भी प्रगति कर लें। दूसरा, ये कुशल है।
आप किसी एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए कोई बड़ी साजिश नहीं रच सकते। ये दिमाग की कोशिकाओं और संसाधनों की बर्बादी होगी। आपको हमेशा एक प्लॉट के लिए कुछ अतिरिक्त लाभ मिलना चाहिए। इससे हमें यह पाने में मदद मिलेगी। अगर तुम ऐसा करने से डरती हो या तुम्हारा दिल बहुत नर्म है तो मुझे अभी बताओ, क्योंकि आगे जो होगा वो और भी क्रूर होगा। हेजियल ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए और सिर हिला दिया। उनके साथियों में से एक ने उस आदमी को दूर ले जाकर एक तरफा स्पेस गेट का इस्तेमाल करके उसे दूर भेज दिया। बंदी को अभी भी बेहोशी की हालत में बिना किसी साथी के एक तरफा गेट से भेज दिया गया। डॉट 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 तारांकन धप। आदमी का शव कहीं दूर घास के खाली मैदान पर गिरा। हालांकि जैसे ही वह नीचे उतरा, कुछ पक्षी उसके शरीर के ऊपर मदरा रहे थे और जल्द ही एक व्यक्ति एक खास दिशा से दौड़ता हुआ आया। ये घाटी की वही दिशा थी जहां गैम्बलर टीम ने लक्ष्य को छीन लिया था। हालांकि वे जानते थे कि उनके साथी को जुआरी अकादमी ने पकड़ लिया है, कम से कम वे तो यही मानते थे, और वे ये भी जानते थे कि जुआरी अकादमी उसे अपने आसपास ही नहीं रखेगी। फिर भी वे किसी भी संभावित सुराग की तलाश में थे। वे ईगल से बचकर खोज में लग गए। जब उन्हें लगा कि वे कुछ भी नहीं ढूंढ पाएंगे तो उनकी टीम के एक सदस्य के जानवर ने उसे ढूंढ निकाला। उन्होंने तुरंत अपने साथी के शरीर में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इंजेक्शन लगाया और उसकी स्थिति की जांच की, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसे कोई भी बदलाव नजर नहीं आया। ये बहुत अजीब था। दरअसल किसी कारण से वह बहुत पहले ही प्रकट हो गया था और उसकी जीवन शक्ति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। इससे उसका संदेह और बढ़ गया। उसने अपनी टीम से संपर्क किया और वे एकत्रित हुए। उनके उपचारक ने लक्ष्य को जगाने के लिए कुछ औषधि का उपयोग किया। तुम दोस्त, क्या हुआ? जुआरी अकादमी की टीम ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? नेता ने बिना किसी बात को घुमाए फिराए पूछा। लक्ष्य ने असमंजस में चारों ओर देखा। वह समझ नहीं पाया कि उसका नेता क्या कह रहा था। जुआरी टीम, मैं पकड़ा गया। ऐसा लगता है कि उसे बहुत अच्छे से नॉकआउट किया गया था। यह अभी भी अजीब है कि जुआरी अकादमी ने उसे पीछे छोड़ दिया है। चलो उसे वापस बेस पर ले चलते हैं और उसकी जांच करते हैं। शायद हमें अपने नियोक्ताओं के तरीकों से कुछ और सुराग मिल जाएं। नेता ने सुझाव दिया और बाकी लोगों ने उसका अनुपालन किया। ठीक है। उनमें से एक ने उस आदमी को उठाया और वे अपने बेस पर वापस चले गए। आधे घंटे के भीतर ही हेफेस्ट अकादमी के एक सदस्य और एथेना अकादमी के एक सदस्य उस व्यक्ति की जांच करने आए। वह अजीब तरह से और कमजोर व्यवहार कर रहा था। उसे हर जगह चोट लग रही थी, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था कि चोट कहाँ लगी है। वह एक ही समय में सुस्त और ऊर्जावान था। वह अपनी खुद की स्थिति को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब उन्होंने जांच की तो उन्हें कुछ अजीब लगा। लक्ष्य के शरीर में मौजूद ऊर्जा अचानक शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंच गई। सबसे खास तौर पर हड्डियों में। पसलियां, हाथ, पैर, कोई भी नहीं बचा। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, तारांकन बूम, शरीर फट गया और आघात तरंग से सभी लोग दीवारों से टकराकर गिर पड़े। आह, लानत है। पूरे कमरे में संकट की कराहें गूंज रही थीं। विस्फोट जानलेवा नहीं था, लेकिन वे सभी घायल हो गए। उनमें से कोई भी बच नहीं पाया। उनके शरीर पर कम से कम एक खुला घाव था, और उन सभी खुले घावों से जलन हो रही थी, मानो उन्हें लाल गर्म चाकू से दागा जा रहा हो। गिरोह ने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की और चारों ओर देखने लगा। जिस जगह पर पिछला निशाना था, वहां खून के छींटे के अलावा कुछ नहीं था, और कुछ नहीं था। अंदरूनी अंग, हड्डियां, कुछ भी नहीं। सबसे पहले एक चिकित्सक ने खुद को ठीक करना शुरू किया। हालांकि जितना अधिक वह खुद को ठीक करने की कोशिश करता, जलन उतनी ही बढ़ती जाती। वह दर्द से कराह उठा, लेकिन रुका नहीं। उसकी सहज बुद्धि उसे खुद को ठीक करने के लिए कह रही थी। वे उस पर चिल्ला रहे थे, उसे कह रहे थे कि घाव को बंद कर लो, नहीं तो कुछ अनर्थ हो सकता है। लेकिन घाव ठीक नहीं हुआ। इससे और ज्यादा जलन होने लगी, और जितना ज्यादा वह ठीक होता गया, उतना ही उसका मांस भी क्षत विक्षत होता गया। लेकिन कुछ मिनटों के बाद उसका उपचार बंद हो गया और उसने एक औषधि निकाली। उसने उसे पी लिया। प्रतिक्रिया लगभग वैसी ही थी। सामान्य उपचार की तरह गंभीर नहीं, लेकिन यह नरक की तरह जल रही थी जो उसके घावों में केंद्रित थी। गोलियों के साथ भी यही हुआ। बहुत जल्द दूसरों को भी स्थिति का पता चल गया और कुछ समय बाद वे दर्द से निपटने में कामयाब हो गए। यह एक अभिशाप है। हमें इसे तुरंत हल करना होगा। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। ये धीरे धीरे हमारी जीवन शक्ति को खा रहा है। एक बार फिर मरहम लगाने वाला व्यक्ति सबसे पहले कुछ बातें समझ गया। फिर पूरी टीम तुरंत अपने नियोक्ताओं से संपर्क करने के लिए निकल पड़ी।
हेफेस्ट्स अकादमी की टीम ने अपने उम्मीदवार को तैनात किया, लेकिन वे अभिशाप के बारे में कुछ नहीं कर सके। आदमी ने समूह की ओर देखा और कहा, यह अभिशाप इतना जटिल है कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता। इसमें नॉर्स शैली की कुछ तकनीकें इस्तेमाल की गई हैं। ऐसा लगता है कि यह किसी उच्च निपुणता वाले व्यक्ति की तरह है, लेकिन ऐसा लगता है कि इनका ऊर्जा स्तर कम है। यदि आप इससे बाहर निकल सकते हैं तो आप अपने आप ही अभिशाप को तोड़ सकते हैं। हालांकि आपको बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, और सबसे अधिक संभावना यह है कि आप अपने जीवन का बहुत सारा सार बर्बाद कर देंगे। मेरा सुझाव है कि आप उन लोगों को खोजें जिन्होंने इसे बनाया है और उनसे निपटें। उस आदमी को पकड़ें जिसने आप पर श्राप लगाया है और श्राप को हटाने की कुंजी खोजें। एक बयान ने उन्हें हिला दिया। डॉट 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 तुम सही कह रहे हो सैम। भाड़े के सैनिकों के समूह में से हर कोई अभिशाप से संक्रमित था। वे सभी पट्टी बांधकर हमारी तलाश कर रहे हैं, हेजल ने आश्चर्य और प्रसन्नता से कहा। ये रणनीति आश्चर्यजनक रूप से सरल थी और फिर भी कारगर रही। अब उन्हें फिर से लुभाने का समय आ गया है, और इस बार थोड़ी और जानकारी से कोई नुकसान नहीं होगा। बेशक ये झूठी जानकारी होगी, सैम ने अधिक विवरण के साथ निर्देश दिया। हेजल ने उन पर ध्यान दिया, सचमुच एक कागज के टुकड़े पर, और उन्हें पूरी तरह से निष्पादित करने के लिए आगे बढ़े। और अगले 1 घंटे में उसने ठीक वैसा ही किया। आवश्यक जानकारी दिए जाने के बाद पूरी टीम ने आगे कदम बढ़ाया, भाड़े के सैनिकों की ओर वापस। बॉस, मुझे लग रहा है कि हमें गुमराह किया जा रहा है। क्या होगा अगर वे हमें गलत जानकारी दे रहे हैं? आपने देखा होगा कि पिछली बार क्या हुआ था। वे घाटी में तैयार थे। क्या होगा यदि यही स्थिति हो जाए? एक भाड़े के सैनिक ने पूछा। आप सही कह रहे हैं, इस बार भी यही स्थिति हो सकती है, लेकिन इस बार हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमें बस उन्हें किसी भी कीमत पर हासिल करना है। हम अपने नियोक्ताओं से सहायता क्यों नहीं मांगते? वे मदद नहीं करेंगे और हम उनसे मदद भी नहीं मांग सकते। इससे हमारा मूल्य कम हो जाएगा। यह अकादमियों के साथ काम करने से आता है। वे अधिशेष की दुनिया में रहते हैं, जहां वे कई लोगों को अपने लिए काम करने के लिए लड़ सकते हैं या यहां तक कि हत्या भी कर सकते हैं। दूसरी ओर आप और मैं उन पर निर्भर हैं। एक बार जब हम उपयोगी नहीं रह जाएंगे तो उन्हें हमारी आवश्यकता नहीं होगी। वास्तव में वहां हमें जाने देने के बारे में बातचीत चल रही होगी। इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका इन बदमाशों से निपटना और इस अभिशाप को हटाना है। इन सब से बढ़कर शाप एक खतरनाक क्षेत्र है। बहुत से लोग हमारे साथ आने को तैयार नहीं होंगे क्योंकि उन्हें डर है कि यह संक्रामक हो जाएगा। इसलिए किसी भी मदद की उम्मीद न करें। ठीक है बॉस, तो फिर यही है। सभी दांव बंद हैं और हम उन्हें पकड़ने जा रहे हैं। डॉट डॉट भाड़े के सैनिक उस स्थान पर पहुंचे जिसके बारे में उन्हें बताया गया था। सूचना ये थी कि जुआरियों की टीम उस व्यक्ति से मिलने जा रही है जिसे उन्होंने काम पर रखा था, और इस बात की भी संभावना थी कि यह व्यक्ति कर्स डीलर्स नामक एक विशेष भाड़े के सैनिक समूह से था। वे बहुत प्रसिद्ध हैं और वे गालियां बेचते हैं। हेफेस्ट के अंत में भाड़े के सैनिकों के लिए यह एक स्पष्ट जाल की तरह लग रहा था, लेकिन वे इसके बारे में बकवास नहीं कर सकते। उन्हें बस वहां जाना है, और जल्द ही वे मौके पर पहुंच गए। ईगल कैन्यन के समय के विपरीत उन्होंने जुआरी टीम को नहीं देखा। आसपास उनका कोई निशान नहीं था। इस बार भाड़े के सैनिकों की टीम इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि वे अलग होकर उनकी तलाश भी नहीं कर पाए। इसलिए वे एक साथ रहे। उनमें से एक, जो संरचना निर्माण में विशेषज्ञ था, ये पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि क्या वहां कोई जाल संरचना बनाई गई है। उस क्षण अचानक तारांकन स्वूश 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 पक्षी कठपुतलियों का एक झुंड कहीं से प्रकट हुआ और वे भाड़े के सैनिकों के ऊपर आसमान में चक्कर लगाने लगे। वे सभी सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। वे एक ही समय में एक पंक्ति में दिखाई दिए और उस पंक्ति ने भाड़े के सैनिकों पर एक सुनहरी धारा बरसाई। ये सब कुछ एक पल में घटित हो गया, मानो सभी पक्षी कठपुतलियों ने स्थानिक स्थानांतरण के माध्यम से सूचना प्रकट की हो। और ठीक ऐसा ही हुआ। तारांकन उर्ग, वे सभी दर्द से कराह उठे। संकेंद्रित प्रकाश ऊर्जा अधिक जीवन शक्ति के साथ आए और इसने उनके शापित घावों को चोट पहुंचाए। लेकिन ये ज्यादा नहीं था। नेता ने संभलकर हवा में हमला बोल दिया। तारांकन स्वूश। हेजियल ने अचानक से छलांग लगाए और हमले को रोक दिया। फिर जुआरी अकादमी टीम के अन्य सदस्य भी उनके पीछे आ गए। हर कोई लड़ाई में लगा हुआ था, और उसी समय सैम, जो दूर बैठा था, उसने टोकनों का एक गुच्छा कुचल दिया। तारांकन स्वूश स्वूश स्वूश।
आसपास के जंगल, वे सभी पेड़ों से भरे हुए थे जो सदियों से जीवित थे, और जड़ी बूटियां जिन्हें अमृत कहा जा सकता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, भूमि जो फीनिक्स प्रजाति के खून से भीगी हुई थी, जो अपनी उच्च जीवन शक्ति के लिए जानी जाती थी। उन सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। आसपास की सारी जीवन शक्ति एक बिंदु पर एकत्रित हो गई, उस स्थान पर जहां लड़ाई हो रही थी।